तरफ से आप तमाम दोस्तों का, शिक्षकों का, विद्यार्थियों का हम इस्तकबाल करते हैं। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, ये जो ऑनलाइन लेक्चर है, पहले भी ऑनलाइन लेक्चर कराती रही है और हमारी एक कोशिश है कि हम मार्च में जाएं और क्वालिटी एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, जो विमर्श है उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और उसी कोशिश की कड़ी में आज फिर से हम एक बार आपके साथ रूबरू हुए हैं। आज हमारे साथ प्रोफेसर जगमोहन सिंह, जो एमिनेंट एजुकेशनिस्ट हैं, ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन AIFRT का चेयरपर्सन है, और प्रोफेसर जगमोहन सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से ताल्लुकात रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे सबसे चहेते प्यारे शहीद भगत सिंह से आपका एक संबंध है। आप उनके उनके बहन की बेटे हैं, आप उनके भांजे हैं। हमारे तरफ भांजे बोलते हैं, लेकिन नेफ्यू जो इंग्लिश का जो टर्म है, आप नेफ्यू हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त करने की एक आवाज के रूप में आपकी पहचान है, आप जाने जाते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षक संघ आपको हमारे पेज पे लाइव होने के लिए वेलकम करती है सर। और आज का जो टॉपिक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022, एनिग्मा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को फिर से दरकिनार करने की कोशिश की गई है, व्यवस्था के द्वारा लोगों से दूर करने की कोशिश लगातार जारी है। व्यवस्था किस तरीके से रिप्रेसिव हो रही है, दमनकारी हो रही है, उसी का एक नतीजा ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे सामने परोसा गया है। हालांकि यहाँ पे मैं ये क्लियर करते चलूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको हम पॉलिसी नहीं मानते हैं, ये एक ड्राफ्ट है, लेकिन स्टेट से इसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की रही है। यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कौन राइटर है, अभी तक हमें नहीं पता है, इनके जो लिखने वाले कौन हैं। और सबसे बड़ी बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शंस का जो है एक पुलिंदा है। इसमें क्या अगली लाइन में बोली जा रही है और पहली लाइन को हमेशा काटते प्रतीत होगी। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम एजुकेशन सिस्टम को देखें, तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से जो पुराना जो रिप्रेसिव शिक्षण व्यवस्था जो था और शिक्षा कुछ लोगों के हाथ तक कुछ लोगों तक को सीमित करने की जो साजिश थी, उसी साजिश को आगे बढ़ाने का ये क्रम है। और इसलिए वहां पे बहुत लोगों ने ये बताया है कि कैसे जो मनुस्मृति के समय में जो अनुवादी एक व्यवस्था थी, जहाँ पे शिक्षा को सीमित कर दिया गया था, कुछ तबकों तक महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, जो आधी आबादी है हमारी। उसी कड़ी में ये जो नई शिक्षण नीति जो विद इन कोच जो है ड्राफ्ट है, उसकी एक भी साजिश है। स्किल्ड के नाम पे, ऑक्यूपेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज के नाम पे, जो पुरानी जो जजमानी व्यवस्था थी, जहाँ पे हमसे अपेक्षा की जाती थी कि हम पुरानी जजमानी व्यवस्था में एक जजमान और कमीन का जो रिश्ता है उसको बनाए रखें और शोषणकारी व्यवस्था का जो है हम धोते रहें, तो वैसी व्यवस्था इसमें भी है। और कहीं न कहीं ये बताया जाता है कि बहुत सारे नए अवसर लेकर ये आएंगे। वैसा नहीं है। जो जिस तरीके से देश जो हालात है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, और भी तमाम जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत जो मंदी का जो मार हम लोग झेल रहे हैं। लोग लोग जो है हमेशा से लोगों ने लोगों ने एक ये देखा है, लोगों ने जो है एक दमन को देखा है, तो वही दमन का यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। और एजुकेशन सिस्टम जो है कहीं ना कहीं हमको फिर से स्लेव करने की, अच्छा ये था। मानना होता है कि एजुकेशन एजुकेशन यहाँ पे लिबरेट नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं अगर इस
जो ड्राफ्ट को अगर एडॉप्ट कर लिया जाएगा, इसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा, तो कहीं न कहीं हम शिक्षा से बहुत बड़ा तबका जो है हमारा शिक्षा से वंचित रहेगा। उसी कड़ी में आज हमारे बीच प्रोफ़ेसर जगमोहन हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। प्रोफ़ेसर जगमोहन सिंह हमारे बीच में हैं, लेकिन उससे पहले मैं शिक्षक संघ के अध्यक्ष, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर प्रमोद मीना सर से गुज़ारिश करता हूँ कि सर आप कुछ शब्द शेयर करें और फिर प्रोफ़ेसर जगमोहन सिंह हमारे बीच अपनी बात रखेंगे। मैं ऑडियंस से ये भी गुज़ारिश कर रहा हूँ कि जो भी आपका सवाल हो, हम उस सवाल को डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है, हम डिबेट और डिस्कशन के आधार पे ही जो है अपनी जो सोच जो है, अपना जो एक लोकतांत्रिक जो देश है, जो शहीद भगत सिंह का जो सपना था और शहीद भगत सिंह जो ये मानते थे कि विश्वविद्यालय एक कारखाना नहीं हो, जहाँ पे केवल कल्प पुर्जे जो है के तैयार हो, बल्कि वैसा विश्वविद्यालय बने सभी लोगों को जो है सभी लोगों को स्थान मिले और एक वैसा व्यवस्था बने, इंक्लूसिव व्यवस्था बने, जहाँ पे शिक्षा सही माने में शिक्षा का काम करे, न कि जो है हमें गुलाम बनाने की जो है एक कड़ी साबित हो, एक व्यवस्था साबित हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आमंत्रित करता हूँ, इनवाइट करता हूँ प्रोफेसर प्रमोद मीना। प्रोफेसर प्रमोद मीना हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं और आप हमारे शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, संवैधानिक मूल्यों के लिए जो नई शिक्षा जो प्रणाली जो आई है, एक जो ड्राफ्ट आया है, तो संवैधानिक मूल्यों की जो धज्जियां उड़ाने की एक कॉन्स्पिरेसी जो है, उसके खिलाफ और अन्य मामलों में भी जो है आप लोकतांत्रिक मूल्यों को की परचम जो है बुलंद करने में आप एक सशक्त हस्ताक्षर है। प्रोफेसर प्रमोद मीना सर। प्रोफेसर प्रमोद मीना सर। अनम्यूट कर लें अपने। हाँ, मैंने अनम्यूट कर दिया है जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी का कि उन्होंने समय निकाला और हमारा जो अनुरोध था उसे स्वीकार किया। मेरा एक सीधा संबंध तो नहीं, लेकिन कुछ संबंध मैं जिस महाविद्यालय से आता हूँ उसका संबंध भगत सिंह जी के साथ रहा है। वहां पर भगत सिंह जी की एक प्रतिमा रही राजकीय महाविद्यालय करौली राजस्थान, जहां मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो मुझे जब मैंने प्रवेश लिया तो उससे पहले ही काफी पहले उस प्रतिमा का विमोचन हो चुका था और हमारे अध्यापक वगैरह हमें बताते थे कि भगत सिंह जी के ही परिवार से किन्हीं को उन्होंने आमंत्रित किया था, क्योंकि वो समय काफी हो चुका था, इसलिए उन लोगों को भी पता नहीं था कि किन व्यक्ति को उन्होंने वहां पर आमंत्रित किया गया था और प्रतिमा का विमोचन वहां पर हुआ था। वो प्रतिमा अभी भी है, भगत सिंह जी की प्रतिमा, एक ही प्रतिमा है उस कॉलेज में, काफी बड़ा कॉलेज वो अपने डिस्ट्रिक्ट में माना जाता है। तो हो सकता है कि जगमोहन सिंह जी प्रोफेसर जानते हो कि किन व्यक्ति ने उन प्रतिमा का विमोचन किया। मैंने मृत्युंजय जी से भी इसको साझा किया था, हालांकि मुझे जानकारी नहीं है, हम तो बहुत बाद में उस कॉलेज के अंदर आए थे। जहां तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो बात है, तो निश्चय ही ये एक बहस का मुद्दा है और अभी तो ये एक मसौदा है, लेकिन डर ये है कि अगर इसी रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है संसद में और मान्यता संसद की मिल जाती है, जिस तरह की अब तक होता आया है, वहां पर वाद विवाद के लिए, विचार विमर्श के लिए बहुत कुछ गुंजाइश बची नहीं है संसद के अंदर, तो कई सारे प्रतिकूल परिणाम इस तरह की शिक्षा नीति के आ सकते हैं। ऊपर से देखने में ये शिक्षा नीति काफी लोक लुभावनी लगती है, लेकिन जब इस पर गहराई से थोड़ा भी विचार किया जाएगा तो इसके अंतर्विरोध हमारे सामने आने लगते हैं। उदाहरण के लिए इसमें ये कहा जा रहा है कि बच्चों की शिक्षा की शुरुआत करने की उम्र जो है घटाई जाए, 3 साल की उम्र से ही बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया जाए, चाहे आप औपचारिक रूप से स्कूल के अंदर उनको नहीं ला रहे हैं। लेकिन अखबारों में और तमाम लोकतांत्रिक मंचों पर बहस की जा रही है कि जिन बच्चों के माता पिता मजदूरी करते हैं, जिनके लिए रोजी रोटी का सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो किस तरह से अपने बच्चे को 3 साल की उम्र में जो है अनौपचारिक रूप से पढ़ाना लिखाना शुरू कर सकते हैं। एक तरह से इसमें जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर ज्यादा डाली जा रही है और जो प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं
जिसकी लंबे समय से मांग रही कि स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए, तो उस मांग को दरकिनार करके अप्रशिक्षित शिक्षकों के हाथों में पूरी नई पीढ़ी का जो भविष्य देने उनकी साजिश की जा रही है। उसके कई सारे कारण हैं। कुछ उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो व्यवस्था है उससे जुड़े हुए हैं कि आप खर्चा कम करना चाहते हैं, आप जो है समुचित जो है तनख्वाह शिक्षकों को नहीं देना चाहते, और एक तरह से ठेके पर आप उस पूरी शिक्षा व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। इसी तरह से तमाम कौशल विकास के नाम पर जो है ये कहा जा रहा है कि और उसे गांधी जी के साथ भी गलत ढंग से जोड़ा जा रहा है कि तमाम कौशलों की शिक्षा बच्चों को दी जाएगी, और शिक्षा इस तरह की दी जानी है कि हम बच्चों को आत्मनिर्भर हम बना सके, और उसे देश की अर्थव्यवस्था के साथ भी जोड़कर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा तो जो पूरा आंदोलन है शिक्षा को लेकर, वो आंदोलन ही इस बात के लिए है कि बच्चों को जो मजबूर किया जाता है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, जो बाल मजदूरी उनके लिए मजबूर किया जाता है, उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो पूरा आंदोलन ही उसके खिलाफ है कि बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, स्कूल से ड्रॉप आउट न हो, वो अपनी डिग्री पूरी कर पाए। और यहाँ पर बात की जा रही है कि आप जब चाहेंगे तब आप पढ़ाई लिखाई छोड़ सकते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो ये उस पूरे कंसेप्ट के ही खिलाफ है, इस तरह की चीजें जो की जा रही है। फिर इसमें अगर विश्वविद्यालय शिक्षकों की बात करें तो ये बात छिपाई जाती है कि लंबे समय तक जो प्रोबेशन पीरियड की जो समस्या है, जो हम शिक्षक जूझते रहते हैं, जब नई नियुक्ति होती है तो आपका प्रोबेशन पीरियड जो है वो डिक्लेयर नहीं किया जाता ताकि आपका शोषण वहां पर चलता रहे। तो यहाँ तो एक व्यवस्था ही बनाने की कोशिश की जा रही है कि आपका 9-10 साल तक इसी तरह से ये प्रोबेशन पीरियड जो है खिंचता रहे और आपको स्थायी न किया जाए, जिससे कि आप अपनी बात न रख सके, वो बातें जो हो सकता है कि व्यवस्था के खिलाफ जाती हो। तो इस तरह के तमाम मुद्दे जो है इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो है देखने को मिलते हैं, और निश्चित रूप से ये पूरी व्यवस्था जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीब तबके के बच्चों के लिए एकदम खिलाफ जाने वाली है, क्योंकि एक तरह से शिक्षा का निजीकरण इसमें इनडायरेक्टली करने का प्रयास है, और शिक्षा को एक व्यापक तबका जो है, जो अभी कुछ पढ़ने लिखने लगा है, उसके हाथों से शिक्षा को छीनने की कोशिश इसमें की जा रही है। जब इसके ऊपर सवाल उठाए गए तो ये कहा गया कि हमने व्यापक विचार विमर्श के बाद इस तरह के मसौदे को तैयार किया है, जो एक तरह का झूठ है। वो कह रहे हैं कि हमने पंचायत के स्तर पर ये बहसें चलाई हैं। हो सकता है कि इक्का दुक्का पंचायत के स्तर पर इस तरह की बातें हुई हो, लेकिन व्यापक विचार विमर्श इस पॉलिसी के ऊपर नहीं किया गया है, और जब सवाल उठाए जाते हैं तो सवाल नहीं उठाने दिए जाते। हमारे विश्वविद्यालय में भी इस तरह का एक कार्यक्रम हुआ था, जो विश्वविद्यालय में न होकर पटना में आयोजित किया गया, और वहां पर जब सवाल पूछे गए इसके विशेष रूप से शुल्क को लेकर कि गांधी जी के विश्वविद्यालय में आप अंतिम आदमी तक शिक्षा किस तरह पहुंचाएंगे अगर आप शुल्कों को इस तरह बढ़ाते चले जाएंगे, तो वहां पर उन बातों का जवाब नहीं दिया जाता, बस गोल मटोल बातें कर दी जाती है कि व्यवस्था ऊपर से इस तरह के आदेश हैं, हम क्या करें, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो इस तरह की बातें वहां पर है, और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के नाम पर लोकतांत्रिक अधिकार जो है, जो शिक्षकों को प्राप्त रहे हैं या विद्यार्थियों को प्राप्त रहे हैं, उन अधिकारों को छीना जा रहा है। और स्वायत्तता के नाम पर सिर्फ स्वायत्तता इस बात की है कि आप शुल्क कितना बढ़ा सकते हैं, आप जो है जो इंडस्ट्री है या जो निजी पूंजीपति है, उनकी सुविधा के अनुसार आप किस तरह के पाठ्यक्रम बना सकेंगे। जो व्यापक महत्व के जो पाठ्यक्रम है, उदाहरण के लिए चाहे वो पाठ्यक्रम जो है अंबेडकर के आधार पर बनाया हुआ पाठ्यक्रम हो या गांधी के विश्वविद्यालय में गांधी से जुड़ा हुआ पाठ्यक्रम हो, उन तमाम पाठ्यक्रमों के लिए इस नई शिक्षा नीति में गुंजाइश नहीं बचने वाली है। तो ये व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं कि होने वाला है, ये पहले से ही हो चुका है, जो विश्वविद्यालयों के अंदर देखने को मिल रहा है। और इसमें भाषाएं भी अपने आप में संकट में है। मातृभाषा में शिक्षण की बात की जा रही है, लेकिन जो आदिवासी भाषाएं हैं उनमें शिक्षण की बात आप किस तरह से वो शिक्षण दे पाएंगे। और एक तरह से मतलब वहां पर एक छुपा हुआ एजेंडा ये है कि आप भारतीयता के नाम पर संस्कृत को वहां पर बढ़ावा देना चाहते हैं, और आप अंग्रेजी का विरोध करते हुए ये तमाम चीजें आप कर रहे हैं, और अंग्रेजी को आप विदेशी सत्ता के साथ जोड़कर देख रहे हैं। और आप बात कर रहे हैं मातृभाषाओं की, लेकिन वहां मातृभाषाओं को बढ़ावा देने की बात नहीं है, वहां पर ये इनके प्रकारण जो है संस्कृत का जो वर्चस्व है वो ही वहां पर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है।
तो जिस देश में इस तरह से आंख बंद करके एक भाषा विशेष का विरोध किया जा रहा हो और दक्षिण भारत में विशेष रूप से इस तरह की जो नीति है उसके खिलाफ आंदोलन एक विस्फोटक रूप ले सकता है, जिस तरह की आशंकाएं देखी जा रही है वहां की मीडिया के अंदर, तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति हो सकती है राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से भी, अगर आप इस तरह किसी भाषा विशेष को ला देंगे। तो इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। अब मैं सीधा प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने ढंग से इस नई शिक्षा नीति के ऊपर अपनी बात रखें और जिससे कि हम और इसको नजदीक से जान सके कि इसके और किस किस तरह के पहलू हो सकते हैं, या इन पहलुओं के ही संदर्भ में और किस तरह से इन तमाम चीजों को, नई शिक्षा नीति को देखा जा सकता है। तो प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी का स्वागत है शिक्षक संघ महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ की तरफ से। प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी। धन्यवाद प्रमोद जी और मृत्युंजय, और ख़ास तौर पर महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अध्यापक संघ की तरफ से मुझे ये मौका दिया गया है कि मैं आपसे कुछ दिल की बातें करूं, क्योंकि जो हो रहा है और जिस तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं उनका आपस में कोई सुमेल नहीं है, और जो हो रहा है उसमें बहुत ही मतलब वो चीज़ें जिसके लिए मतलब ऑलमोस्ट 100 साल की तो सीधी लड़ाई है 1857 से 1947 तक की, जब ये वैल्यूज जो हैं, एक वैल्यू सेट बना जिसने उस वक़्त के राज प्रबंध को बदला। 1857 में पहली दुनिया की कारपोरेट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लोग लड़े और ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई, जो बहुत कम हम बात करते हैं क्योंकि वो बैन हो गई और सीधा ब्रिटिश रूल हुआ। फिर 90 साल की लड़ाई है और वो लड़ाई एक पैरेलल कदरें कीमतें बनाने की लड़ाई थी। और जैसे क्योंकि आप चंपारण में हैं तो भगत सिंह ने अपनी पहली जो जर्नलिज्म की वो चंपारण से की थी, क्योंकि वो प्रताप में कानपुर काम करते थे। सुरेश चंद्र भट्टाचार्य को एडिटर थे, वो उनके साथ यहाँ आए और मुझे कुछ चंपारण के लोग मिले जो बुजुर्ग थे, उन्हें कहा कि हमें याद है कि वो किस जगह पर ठहरे थे। तो ये और चंपारण क्योंकि वो इलाका है जहाँ से हमारी आज़ादी की लड़ाई ने जन्म लिया था, शायद इसीलिए आपके यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी जी को समर्पित की गई, क्योंकि महात्मा गांधी जी का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो चंपारण से शुरू हुआ था, चंपारण के किसानों की मूवमेंट से शुरू हुआ था, क्योंकि किसानों की मतभागी और उसको लेके महात्मा गांधी जी ने अगली जो चेतनता है वो बनाई और उसी से भगत सिंह की चेतनता निकली और एक लंबी लड़ाई है। और वो कदरें कीमतें जो उससे आई, जैसे मैं दो चीज़ों का आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ कि भगत सिंह ने जब पॉलिटिकल कैरियर अडॉप्ट किया और जब वो सेंट्रल असेंबली से जाने के पहले 8-9 सितंबर 1928 को उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान हमने निकालना है, कोई राज करे लेकिन अगर लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता तो वो आज़ादी नहीं होगी। और प्रॉब्लम क्या है कि इतनी नाबराबरी है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा कि भारत में हम जिस स्वराज की बात कर रहे हैं वो 99% लोगों के लिए है और उनकी मदद से आएगा। तो इसका मतलब है, और ये बात अब मिस्टर पिक्टी ने जो कि नाबराबरी पे काम करते हैं, उन्होंने उसको दोबारा आइटरेट किया कि 20वें दहाके में जो नाबराबरी भारत में थी वो 2016 में उसी स्तर पर है। इसका मतलब है कि भगत सिंह और उनके साथियों ने उसका एक यथार्थ सवाल जो है वो दो शब्दों में निकाला, भाईचारा और समाजवाद। समाजवाद और भाईचारा, बराबरता और भाईचारा, क्योंकि समाजवाद एक वैज्ञानिक तरीका था जिसने अपने दिखाए थे, क्योंकि उनकी अपनी डेल नोटबुक में लिखा हुआ है कि
वो रशियन एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं 1917 से 1927 तक। तो ना बराबरी को अब ये दो भ्रम बन रहे हैं कि उसकी तरफ ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि ये दोष वो आपके संविधान से निकाल दिए जाएं। वो लेट आए लेकिन वो ठीक आए, क्योंकि उन कदरों पे आजादी की आज एक दिल्ली के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जो आजकल राज्यसभा के मेंबर हैं, आरएसएस के आइडियोलॉग हैं, उन्होंने 22 मार्च को भगत सिंह को ट्रिब्यूट पे किया और उन्होंने एक प्राइवेट बिल राज्यसभा में रख दिया कि ये शब्द दोनों जो है निकाल दिए जाएं। उस पर तसल्ली नहीं हुई, अभी एक पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में ले गए कि जो हमारा प्रीएम्बल है उसमें से ये दो शब्द निकलने चाहिए। तो ये मानसिकता पीछे पड़ी हुई है और इसीलिए पिछले दिनों जब मौका मिला कोविड और कोरोना के नाम पे, तो उन्होंने वो सारी चीजें निकाल दी जो मतलब लोगों को उनके हक मांगने की बात करते हैं। इससे पहले कि मैं इस एजुकेशन पॉलिसी में जाऊं, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हमने कभी भी सरकार की जवाबदेही नहीं मांगी, क्योंकि जो 4th पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है गाइडिंग प्रिंसिपल्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ मतलब स्टेट पॉलिसी, कि जब भी सरकार कोई नीति बनाएगी तो इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करेगी। तो उस वक्त बहुत शोर मचा कि जी अभी हम नए आजाद हुए हैं, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि चलो हम ये कह देते हैं कि इसको अदालत में नहीं, ये लोगों में जाएगा कि लोग उस पॉलिसीज को मतलब की नजरसानी करें और उस पर नुक्ताचीनी करें। और वो क्या है, उसमें है बराबरता। ऐसी कोई पॉलिसी ना लाई जाए ना बराबरता को पैदा करे, ऐसी कोई पॉलिसी ना लाई जाए जो मतलब लिंगिक और सामाजिक जो है उस उनकी जो बराबरता की तरफ बढ़ना है उस पे वो प्रभावी हो। तो इसलिए अब भी मतलब वो जो और सभी जो नीतियां आज तक आई वो सभी उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नजरअंदाज करके आई। तो इसका मतलब है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पहले से ही मतलब नजरअंदाज किया हुआ है। एक और बात मैं पहले बता दूं कि अभी जो फंडामेंटल ड्यूटीज का और फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है वो कब लिखा गया था, जब भगत सिंह को फांसी लगी उससे पहले उन्होंने, क्योंकि 26 जनवरी 1900 पूर्ण आजादी का मता पास किया गया था, क्योंकि ये एक अंदरूनी लड़ाई थी। नेताजी सुभाष अंदर से लड़ रहे थे, भगत सिंह और उनके बाहर से लड़ रहे थे, और लाहौर में 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण आजादी का मता और एक ओथ ली गई कि संपूर्ण उस पे क्रिटिसिज्म किया कि हमारे नेता जो हैं वो अजीब अजीब के ख्याल, राम राज, ये वो ऐसी बातें करेंगे जो यथार्थ नहीं है। तो इसलिए लोगों को ये बताना कि उनको यथार्थ तौर पर क्या मिलेगा आजादी में, तो वो क्रिटिक जो था भगत सिंह का, क्योंकि पंडित नेहरू मतलब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने ये फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर जो है वो कराची कांग्रेस में 1931 में लिखा गया। उसी वक्त तिरंगा झंडा जो है वो अडॉप्ट किया गया एज ए नेशनल फ्लैग। वो था कि 3 कदरें जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए होती हैं वो उसका आधार हो, फ्रेटर्निटी, और यही आपके प्रीएम्बल में मतलब आया। तो इसलिए एक तो वो पूरा जो है उसकी रक्षा करना, और जबकि आपकी ड्यूटीज, इसमें भी कहते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज करें, लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है हमें वो भी आइट्रेट करना चाहिए। और मैं उसको काफी, जब भी कभी मेरे पे भी मतलब कुछ ऐसा मुकदमे बनाने की सरकारों ने कोशिश की, तो मैंने कहा कि मैं अपनी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि आजादी के संग्राम की जो कदरें हैं, जो कीमतें हैं, उनको उन पे पहरा देना और उनको आगे बढ़ाना। तो हम सब अपनी फंडामेंटल ड्यूटी कर रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटी ये कहती है कि हमें वैज्ञानिक सोच के धारनी बनना है,
और एक इंसानियत वाला जो जज्बा है उसको भी आगे बढ़ाना है। तो जो लोग आज इसके खिलाफ कर रहे हैं वो फंडामेंटल ड्यूटी से भी है, को बचाना फंडामेंटल ड्यूटी। तो बहुत है। तो ये सारी जो हिस्टोरिक डेवलपमेंट है, मैं समझता हूँ कि ये हमें अपने तौर पे जरूर शेयर करने की जरूरत है अपने समझदारी को बनाने के लिए, ताकि इस डॉक्यूमेंट को हम उस नजर से देख सकें कि ये मतलब क्या है। तो अब मतलब आए तो उसमें मेरा पहला सवाल ये है कि जब भी, क्योंकि हम उस नीति को बहुत गहराई से देखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें काफी एक विरोधाभास हैं। पहले जो चैप्टर हैं व पहले जो उसके पैराग्राफ हैं, आपको ऐसे लगेगा कि जो दुनिया की समझदारी है वो वहां लिख दी गई है, लेकिन आगे ही उनके बिल्कुल उल्ट काम किया जाएगा। और ये मैं पढ़ रहा था कि एक अभी मतलब एक और समझने वाली बात है कि इसी के पैरेलल एक वर्ल्ड बैंक का स्ट्रेटजी ऑफ एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज एक डॉक्यूमेंट बन चुका है, और वो डॉक्यूमेंट उसको लागू करवा रहे हैं। और हम क्योंकि जैसे मतलब हमारा हालत है कि हमने जब हमारे वो 5 किलो अनाज से और 1 किलो दाल से उनको 1 महीने के लिए, तो वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? इसका मतलब है कि हमारे 80 करोड़ लोग जो हैं वो इतनी मजबूरी में तक तंगी में धकेल दिए गए हैं, जिसका सिंपल है कि जो भी उनकी सेविंग्स थी वो सारी छीन ली गई हैं डिफरेंट नीतियों से। नीति का प्रभाव क्या होता है? क्योंकि आप जिस एरिया में हैं, मतलब आज जब बांग्लादेश भी अब इसी बंगाल का हिस्सा है, वो न्यूट्रल नहीं होती, वो हमेशा प्रोग्रेसिव नहीं होती। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में एक ही तब्दीली की, और वो तब्दीली ये थी कि आपने हमें आपके पैदावार में हमारी हिस्सेदारी के हमें कुछ नहीं लेना, जो किसान की पैदावारी थी, हमें तो कैश चाहिए। और वो कैश से इतनी बर्बादी हुई कि 12 साल बाद 1769-70 में बंगाल में इतना बड़ा अकाल पड़ा कि वहां ढाका 5 लाख का था, 50,000 का रह गया। और किसी मतलब यूरोपियन विजिटर ने लिखा कटारश से कि यहाँ की गलियां जो हैं कारीगरों की हड्डियों से सफेद हो गई। तो नीति न्यूट्रल नहीं होती, वो रिकॉर्डेड है आज भी। आप बंगाल में मैं देखता था तो में 69-70 का जो अकाल है उसकी पीड़ा आज तक है। तो इसका मतलब है कि नीति को बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है अगर हमने भविष्य को बचाना है। तो उसी में एक और बात कि जब ये अकाल पड़ा तो उसकी जस्टिफिकेशन कहाँ आई? माल्थस की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर को पढ़ाने वाला प्रोफेसर था। तो ये है कि उनके मन में बोझ ना आए कि ये हमारी नीति की वजह से लोग मरे हैं, तो उसने वो पॉपुलेशन थ्योरी दी। और जो पॉपुलेशन थ्योरी मेरीलैंड यूनिवर्सिटी, जो मार्टिन लूथर की एजुकेशन मूवमेंट की वजह से मतलब वहां के मतलब प्रोग्रेसिव लोगों के हाथ में है, वहां पर ये मतलब 90s में इस पे बहस हुई कि क्या मतलब इंसान जो हैं वो जानवर हैं कि अगर स्रोत कम हो जाए तो वो मर जाते हैं, या कि इंसान जो है उसके पास एक काबिलियत है कि जब वो अपनी किसी समस्या को पहचान लेता है तो उसका हल निकाल सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग लगेगा आपको कि 10 साल के डेटे के बाद उन्होंने प्रूव किया कि पूरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जहां स्टील यूज हो रही थी वहां प्लास्टिक आ गया, चीजों की कीमतें कम हो गई। तो वो उन्होंने मॉडल यूज करके प्रूव किया कि हमें समस्या को आंकना चाहिए। और ये जो पुरानी थ्योरी है, जैसे कल ही हमें ये बता दिया गया कि हमारा तो कसूर नहीं है, ये तो अब कुदरत का कसूर है, और ये जो कुदरत के नाम पे डाल देना आदमी ने अपनी, तो ऐसा ना हो
कि हमारे सभी जो बच्चे हैं उनका भोग खत्म हो जाए, ये पॉलिसी मतलब जो कि पहले ही लागू है। अभी तो उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधानिक देने की कोशिश होगी, लेकिन मतलब ये जो करेगी वो उसकी बात हम करते हैं। सबसे पहले कि अभी मैं आंकड़े देख रहा था कि 18 साल तक के ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं। 18 साल से तक के जो बच्चे हैं हमारे, वो 56 करोड़ हैं। 138 करोड़ में और 80 करोड़ हम मान रहे हैं कि 80 करोड़ तो उनमें से बिल्कुल ही जो है वो कंगाल हो गए हैं। वो मतलब इतना गरीबी में धंस चुके हैं कि उनको हम मतलब अब उनको मतलब ऑलमोस्ट ग्रेव बना, तभी वो 5 किलो अनाज की बात और 1 किलो दाल की बात करते हैं। तो उसमें जो 56 करोड़ बच्चे हैं उनका अब क्या उन पे होगा, और क्या हमारे पास फैसिलिटीज हैं? मतलब फैसिलिटीज की बात कोई नहीं कर रहा, मतलब बाकी करेंगे, लेकिन साथ एक कि फैसिलिटीज कौन लाएगा? मतलब अब उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत, क्योंकि हमारे ये जो नीतिवान लोग हैं इनको लफाफेबाजी शब्दों की मतलब ड्रामेबाजी काफी आती है, तो उन्होंने मतलब आगे था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अब उसको पब्लिक फिलैंथ्रोपिस्ट पार्टनर बना दिया। फिलैंथ्रोपी क्या है? क्या लोग अपनी जायदाद का हिस्सा देंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट थे महाराजा महेंद्र प्रताप, जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए अपनी जायदाद दी थी, जिन्होंने अपना पूरी हवेली जो है, और बाद में वो गदर पार्टी में मौलवी बरकतुल्लाह जी के साथ उन्होंने पहली आजाद हिंद गवर्नमेंट बनाई थी अफगानिस्तान में। वो फिलैंथ्रोपी थी, लोग अपना जायदाद देते थे। अब लोग जो है वो जो प्रॉफिट है उनका, अगर कारपोरेट का प्रॉफिट है, प्रॉफिट से जो हिस्सा लोगों को आना है वो 20-30%, 40% टैक्स तो देगा ना। वो कहते हैं आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आप मर्जी से लगा लीजिए। और हमें पता है कि कितनी करप्शन होती है उनमें। जितने प्राइवेट अब भी चलते हैं वो सारे यूज कर रहे हैं कि हम तो मतलब और कारपोरेट ड्यूटी की बात करते हैं, तो वो सारा जो है वो एक और करप्शन का और लोगों के साथ धोखा है। क्योंकि जो पैसा सरकार के पास आना चाहिए था और लोगों पे लगना चाहिए था, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि यूनिवर्सिटियां जो लोगों को मतलब शिक्षा का अधिकार देने के लिए बनी थी, उसमें फीस इतनी लागू हो कर रहे हैं। पर मैं ये की पूछता हूँ कि हमने कभी ये सवाल नहीं पूछा कि हमारे साथ इनकम टैक्स के साथ एक स्पेशल सेस लगता है, और वो सेस से 90,000 करोड़ रुपया हायर एजुकेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा हुआ, लेकिन वो 90,000 करोड़ कहां खर्चा गया कोई हिसाब नहीं है। मतलब ये बजट से नहीं आ रहा था, ये लोगों की मतलब हिस्सेदारी से आ रहा था। और इसी तरह शायद 30,000 करोड़ वो प्राइवेट एजुकेशन जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए मतलब वो भी इकट्ठा किया गया। लेकिन वो अभी इतना, अब कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हर रोज हथियारों के लिए हम बहुत खर्चा कर रहे हैं, लोगों को हम रोटी देने के लिए खर्चा नहीं कर रहे, वो 5 किलो से ही उनको करेंगे। तो इसलिए जो इसमें बहुत मूल तौर पर जो इस पॉलिसी में स्पष्ट नजर आ रहा है जो बनेगी और जो उसके आधार हैं, अब है कि पहले एक बनी वो पसंद नहीं आई, तो फिर उन्होंने कहा कि इस पे कस्तूरी रंग जुड़े हुए हैं। तो जो बातें उसमें कही गई वो इस 60 पेजेस के जो डॉक्यूमेंट अब आया है उसमें बहुत सी चीजें जो हैं वो नहीं है। और जो बातें हमारे मिनिस्टरों ने कैबिनेट मीटिंग के बाद पब्लिक में कही वो इस डॉक्यूमेंट में नहीं है, वो अपनी मर्जी से कह गए। तो इसी पे किसी ने बहुत अच्छा कटारज किया था कि आप अगर वर्ल्ड बैंक के ये नीतिगत मतलब डॉक्यूमेंट पढ़ें तो बड़े वो शब्द इसलिए है कि उनको हमने एक्सेप्टेबल कैसे करवाना है। सरकारों से एक्सेप्टेबिलिटी के लिए वो उसमें मजेदार शब्द करेंगे, जैसे किसी ने कहा कि बीच में तो लोगों के लिए कुछ बहुत खतरनाक है, लेकिन उस पे मुलम्मा जो है वो यूनेस्को से शब्दावली लेके, वर्ल्ड बैंक से शब्दावली लेके, और साथ ही
वर्ल्ड बैंक कौन है? वर्ल्ड बैंक है जो ये कहता है कि हमने पैसा लगाना है, पैसे से मुनाफा बनाना है। वो दुनिया का कारपोरेट वर्ल्ड का बड़ी मतलब जो इंपीरियल स्टेट्स हैं उनका इंटरेस्ट देखता है। और जैसे उन्हीं का एक था कि जैसे इसमें भी है कि बड़े बड़े कॉलेज होने चाहिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, छोटे इंस्टीट्यूशंस की जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़े जो है वो बड़ा कर्जा लेंगे और कर्जा जो है वो आपको परपेचुअल गुलामी में धकेलेगा। और अभी कोरोना का जो भी इफेक्ट है उसको लेके मतलब और भी ज्यादा वो कर्जे में फंसने के लिए तैयारी है। तो यही है कि अब जब इतना लोगों की सेहत का संकट चल रहा था तो हम एजुकेशन की नीति बना रहे थे। और आज ही जो है कि बच्चों को कह रहे हैं कि आप टेस्ट दीजिए, लेकिन आपने ही तो वो नियम बनाए कि वो कैसे जाएं। अगर किसी ने किसी टेस्टिंग एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? सरकार कहती है ये हमारा काम नहीं है। इसका मतलब है कि आप एक स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप को बेनिफिट देने के लिए कह रहे हैं कि साल खराब नहीं होगा। साल इसमें एक किस्म का एक बेनिफिट है। जिनके पास रिसोर्सेज हैं उनको मतलब लूट, और जो नहीं, जिनके पास नहीं है वो बाहर रह जाएंगे। और ये पूरी इस नीति में मतलब है। पहला तो है कि इसने ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बिल्कुल वायलेट करती है। जैसे ही कहा गया कि इसका कौन लिखा है, किसने, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने लिखा है। तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने बड़ा खूबसूरत कहा था कि आजकल हमारे मतलब फूड आती है जो मतलब डब्बे में बंद होती है, उसमें लिखा होता है पैक्ड विदाउट टच ऑफ हैंड। तो कहते हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी है वो भी इसी तरह चलती है कि उसमें कोई इंसानी संवेदना नहीं होती और वो लागू करने में उसको मतलब करती। तो इसलिए इसका जो एंटी डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट है वो बड़ा स्पष्ट है कि इसको प्रॉपरली, जैसे ये कहा गया कि उसमें मतलब 15,000 इनपुट्स जो हैं वो सीरियसली भी आई, लेकिन उनका जिक्र ही नहीं है क्योंकि आप सिर्फ उतना ही सुनना चाहते हैं। और उसमें पूरी जो मैंने कस्तूरी रंगल रिपोर्ट भी देखी तो उसमें स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रिप्रेजेंटेटिव मिले, दूसरे किसी विद्यार्थी परिषद को नहीं बुलाया गया। किसी टीचर ऑर्गेनाइजेशंस को जो स्टैंडर्ड हैं उनको नहीं बुलाया गया। तो अगर आप डायलॉग करना चाहते हैं तो फिर आप इनपुट्स लिए और रिकॉर्ड करिए कि इनकी इनपुट ये है, ताकि कल को बात तो चले ना। आप रिजेक्ट करिए, माइनॉरिटी व्यू जो है वो कल को मेजॉरिटी व्यू बनता है, क्योंकि उसमें समस्या का समाधान भी होता है। तो जरूरी नहीं है कि जो पहला मेजॉरिटी व्यू है वही मतलब आगे बढ़े, लेकिन यहाँ तो मेजॉरिटेरियनिज्म की जगह पर मतलब ठोसा जा रहा है। आपको याद होगा कि अभी हम इसके अडॉप्ट होने के पहले एक्चुअली एक स्टार्स प्रोजेक्ट है जो प्राइमरी एजुकेशन को, एलिमेंट्री एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने का है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें क्या है कि 15% हिस्सेदारी जो है वो वर्ल्ड बैंक की है और वर्ल्ड बैंक ने जिस सीईओ को लाया यहाँ पर वो भारतीय मूल की है, भारतीय नाम की है, लेकिन भारतीय नहीं है। वो इसी पे है, वो सीओए थी कि टेक्नोलॉजी से प्राइवेटाइजेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये 4 साल पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें कहा था कि अब हर गांव जो है वो मतलब केबल से इंटरनेट से जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये तैयारी पहले थी। लेकिन मैं कंप्यूटर साइंस का हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में मुझे ये टास्क पायनियरिंग का टास्क मिला था। आईआईटी खड़गपुर में मैंने मतलब पढ़ाई की थी। तो जब मैंने वहाँ देखा कि एक गिफ्ट आ गई, एक कंप्यूटर दे दिया उन्होंने गिफ्ट हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, और अब ये शेषा हुआ कि अब चलाना कैसे है। वो कहते हैं चलाने के लिए कोई मदद नहीं मिलेगी, आप अपने लोगों को मतलब करिए। तो उसमें जब मेरे पास आई तो मैंने कहा कि मैं पता नहीं कितना कंप्यूटर पढ़ा सका, लेकिन एग्रीकल्चर का को समझने की मुझे मौका जरूर मिला उससे। तो ये जो है कि उससे पूरी आप किस तरह घुसते हैं। और अभी ये जो ऑनलाइन वाला चक्कर है, मैं आपको एक एक्सपीरियंस जिसे मुझे शेक कर दिया और मुझे इसका फ्यूचर दिखा दिया कि मेरी ग्रैंड डॉटर 6 साल की है, वो न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क में उनकी ऑनलाइन क्लासेस लगनी शुरू हुई 6 साल के बच्चे की।
और एक दिन मेरी बेटी ने मुझे कहा कि उससे $400 की शॉपिंग करवा ली गई। इसका मतलब है कि ये जो ऑनलाइन हो रहा है, जैसे कभी टीवी आया था, अगर आपको याद हो, क्योंकि मेरे तो मतलब मुझे याद है कि जब टीवी आया तो ये था कि अब अच्छी जानकारी जो है लोगों को साझी की जाएगी। मतलब मैं भी इसरो के साथ एक हमारी प्रोजेक्ट थी कि किसानों को जानकारी कैसे दी जा सकती है, वो इंफॉर्मेशन वो इकट्ठी करें, हम उसको डिसमिनेट करें। लेकिन हुआ क्या है कि अब टेलीविजन जो है वो स्वाय एडवर्टाइजमेंट के स्टूल बन के रह गए हैं, और उसमें हर तरह की वो चीज करते हैं जिसमें वो मतलब जो है एडवर्टाइजमेंट कर सकें। तो ये ऑनलाइन वाला जो है ये भी वर्चुअली एक मार्केट को एक्सपेंड करने का मतलब तरीका है। और जैसे अभी ये कहा जा रहा है कि टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, तो और साथ ही ये कहते हैं पहले में एक बहुत अच्छा पैराग्राफ है कि टीचर जो है वो विद्या का मूल तंत्र होता है जिसने मतलब उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन दूसरी तरफ है कि जब आप नीचे जाएंगे इस पॉलिसी में तो वो कहते हैं कि अब टेन्योरियल पोस्ट हो, और वो कौन डिसाइड करेगा, वो उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क कौन डिसाइड करेगा, वो एक एक्सटर्नल बोर्ड होगा। तो एक्सटर्नल बोर्ड में कौन होंगे, और साथ ही ये लिख दिया कि जब स्कूल के टाइम के बाद वहां पर शाखा लगेगी जिसमें सियाने आदमी पढ़ाने आएंगे। मतलब और ये है कि लोकल लेवल पर आप लोकल लोगों को अब पढ़ाना इतना मतलब अगर सिंपल होता, अगर आप और ये वैज्ञानिक बात तो ठीक कह दी उन्होंने कि पहले 6 साल में बच्चों के सोचने का धुरा बन जाता है और उसके चारों तरफ वो स्पिन करता है, ये नोन है। लेकिन अब उसके लिए क्या है कि आप उसमें मतलब आंगनवाड़ी वर्कर को तो आप पूरी तनख्वाह देने को तैयार नहीं है, उसको उससे काम आप लेने का बात कर रहे हैं। और अगर ये बात है तो फिर आप क्या करेंगे, और साथ उसमें एक लिख दिया, और यही है कि पहले बहुत अच्छी बात करेंगे, बाद में फिर वो नीतिगत बात आ जाती है कि जी आप लोकल रिसोर्सेज लोकल किसी को ले लीजिए। और ये प्राइवेट स्कूल तो यही कर रहे हैं कि वहां कोई आपको मतलब नहीं चाहिए। आज कितने मतलब ट्रेन टीचर भारत में अनएम्प्लॉयड हैं उसकी बात कहीं नहीं है, और इतना जो है कि 56 करोड़ लोग बच्चों को आपने, और फिर वो बच्चों में रेशो क्या रख रहे हैं 30:1, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अनसाइंटिफिक है। अगर बच्चे को आपने मतलब पर्सनल अटेंशन देनी है छोटे बच्चे को, तो वो 10 मतलब से ज्यादा बच्चे एक टीचर नहीं संभाल सकता, क्योंकि उनको निजी मतलब चाहिए, ये कोई आप डिपॉजिटरी तो नहीं बना रहे। तो इसलिए वो प्रावधान जो है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज और डेमोक्रेटिक वर्किंग, और इसमें स्टूडेंट्स को और जितनी अब टीचर्स को कहीं पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट में डिसीजन टेकिंग में जो अभी यूनिवर्सिटीज में थोड़ा बहुत है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जा रहा है, और रिप्रेसिवनेस है। मतलब एक तरफ तो हम भारत के मतलब पुराने संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उपनिषद जो थे उसमें तो स्टूडेंट क्वेश्चन करता था और जो मतलब गुरु है वो उसका जवाब देता था, वहां गुरु डिपॉजिट नहीं करता था। अब यहाँ पर है मतलब उसमें एक बहुत अच्छी कहानी कल मतलब आई, 2+2=5। तो वो उसने बड़ा कटारिश में बनाई कि एक टीचर कह रहा है कि 2+2 मतलब इज 5। तो वो बच्चों को पूछता है कि किसको मतलब इस पे एतराज है। तो अगर बच्चे हाथ रेज करते हैं तो एक बंदूक वाला आता है और उन बच्चों को जो उस टीचर के साथ उसकी बात नहीं मान रहे उनको वो मार देता है। ये मतलब फिल्म की कहानी है। लेकिन कहने का मतलब है कि आप डंडे से पढ़ाएंगे तो इसका मतलब है कि आप एक सुकड़ा हुआ मन बनाना चाहते हैं, जबकि भारत की समस्याओं का समाधान, और अगर हम पूरा इतिहास भी देखें तो जिन लोगों ने मतलब वक्त पे अपना मतलब प्रश्न उठाए उन्होंने ही विचार मतलब आजादी की मूवमेंट को आगे बढ़ाया। अगर आप अरबिंदु घोष को देखें तो मैं देख रहा था कि वो 19 साल की उम्र में फिरोज शाह मेहता जो उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उनके साथ डिबेट में है। मतलब हमारे एक डॉक्टर तारकनाथ दास अमेरिका में गदर पार्टी के मेंबर थे, बंगाल के जैतन बाघा के शिष्य थे। उन्होंने 1908 में
लियो टॉल्स्टॉय को चिट्ठी लिखी। मतलब ये, और वो सवाल क्या था कि आपने बहुत अच्छा नावल लिख के पूरी चेतनता बना दी अमन के बारे में, लेकिन जिन जंगों की आपने बात की है वो तो सिर्फ 5 लाख लोग मरे हैं 150 साल में इंटर यूरोपियन वार में, लेकिन मेरे भारत में 10 साल में 1890 से 1900 तक 1,90,00,000 लोग जो हैं वो भूख से मरे हैं। हैट्स ऑफ टू लियो टॉल्स्टॉय, क्योंकि 1910 में उनकी डेथ हो जाती है। 326 दफा उस लेटर का जवाब दिया, और उससे पहले उसने भारत की, मतलब कृष्ण को पढ़ा, नानक को पढ़ा, कोट करते हैं। तो वो कहते हैं आपकी कमजोरी ये है कि आप भ्रम की दुनिया में रहते हैं, अवतार की इंतजार करते हैं, तो फिर आप कैसे आजाद होंगे? तो आप स्वयं विचारक नहीं बनते। तो इसलिए ये जो बहस का हिस्सा है, इवन लाला लाजपत राय इन द एज ऑफ 20, उसके पिता और वो खुद सैयद अहमद का बहुत अच्छा अनुयायी थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो अब बात पहले वाली बात से डिफरेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने मतलब उनको चिट्ठियां लिखी और उससे उन्होंने आए। भगत सिंह ने अपने वक्त में मतलब एक, और ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भी उन्होंने एक डिबेट शुरू की, जबकि उनकी उम्र 20 साल की थी, उनके साथ बीके दत्त जो हैं 19 साल के थे। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा, अगर आप ये खत्म कर देंगे तो ये डीजनरेशन है, दिस इज डेथ ऑफ मतलब इंडियन सिविलाइजेशन, कि आप बात ना करने दें। और आज हो यही रहा कि जो भी बात करेगा उसको ऐसा डर पैदा करो कि लोग डर से ही चुप रह रहे हैं। जबकि हम अध्यापक हैं, मैंने 50 साल अध्यापन किया है, और मैं आज भी समझता हूं कि मैं उसी प्रोसेस में हूं कि नॉलेज जो है उसके लिए उत्साहित किया जाए, और अगर आप उत्साहित कर सके हम अपने विद्यार्थी को, तो वो अपने आप फिर आगे, और वो आपको प्रश्न करेगा। और मैंने जब अपना टीचिंग कैरियर शुरू किया था, तो मतलब पहला ही, क्योंकि मैं उस कॉलेज में गया, हमारे वो बड़े टॉप स्टूडेंट हुआ करते थे, तो हर एक का ये होता है कि टेस्ट करें टीचर को कि कितने पानी में है। तो मैंने उनके साथ एक संधि कर ली कि आपका प्रश्न जो है वो मैं आखिरी 5 मिनट में लूंगा और उसका जवाब अगले दिन दूंगा, क्योंकि मुझे जवाब ढूंढना आता है। मैं टीचर इसलिए हूं कि मैं आपके प्रश्न का जवाब कहां से भी लाइब्रेरी से कहीं से ढूंढ के लाऊंगा, लेकिन आप डिस्टर्ब मत करिए। तो इसका मतलब है कि ये, और आज प्रश्न ही मतलब जो है इस सारे सिलसिले में, मतलब हम मोनोकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे मैंने जितना स्टडी किया कि भगत सिंह क्यों बना, क्योंकि घर में सभी कल्चर जो थे वो फलते थे। गुरु गोविंद सिंह से भी सीख रहे थे, दयानंद से भी सीख रहे थे, मतलब सूफीवाद से भी सीख रहे थे, और खुद भी विचारों पे कर रहे थे। तो इसलिए ये एक तो जो है कि ये अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस को और ज्यादा बढ़ा रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी, और यहीं पर मुझे याद आता है कि जब भगत सिंह और बीके दत्त असेंबली के लिए जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि अब इसलिए बहुत जरूरी है, अपने साथियों को कहा कि अब 2 कदरें जो हैं उन पे हमला हो रहा है। हम आजादी की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो लोगों का जो निजी मतलब अधिकार है आजादी का, उसे पब्लिक सेफ्टी बिल के नाम पे निजी आजादी को छीना जा रहा है, और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के नाम पे कलेक्टिव जो लोगों की मतलब इकट्ठे होके अपनी बात के लिए खड़े होने की, संघर्ष करने की बात है, उसको खत्म किया जा रहा है, और प्रेस को दबाने के लिए अभी बिल आने वाला है। और तब उन्होंने कहा था कि मैं एक समझदारी दे रहा हूं, अगर हमारा नारा लोग समझ गए तो फिर हम समझेंगे कि हमारी जिंदगी की कीमत हमें मिल गई। और वो संपूर्ण नारा है, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साम्राज्यवाद और इनकलाब लोगों की जिंदगी में मतलब तब्दीली और साम्राज्यी शक्तियों का एक टकराव है, और ये टकराव को पहली दफा उन्होंने एक द्वंदात्मक तरीके से रखा, और वो नारा मतलब हमने आधा लिया लेकिन बाकी नहीं हुआ। तो इसलिए इस पे जो बहुत सी शेडोज हैं, मतलब वर्ल्ड बैंक की शेडो आपको मिलेगी, मतलब आपको वो लीता पोती मिलेगी, और नीचे ये मिलेगा कि जब जिम्मेवारी सरकार को निभाने की बात आएगी तो वो उससे निकल जाएगी और कारपोरेट इंटरेस्ट को बढ़ावा देगी। आपकी यूनिवर्सिटीज को खतरा मिलाएगा जब हमने सीधा
पहले तो हम बच्चों को फॉरेन एक्सचेंज दे के बाहर भेजते थे, उन्हीं की मदद कर रहे थे। क्योंकि मैं न्यूजीलैंड गया तो पता चला कि उनकी सबसे बड़ी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो है वो हमारे स्टूडेंट्स से आती। अब वो कहते हैं कि बाहर बाहर बंद कर रहे हैं गेट, आपको यहीं पर बेचेंगे, और वो उनको दे दिया है कि आप जितनी फीस रखना चाहें रखें। तो इसका मतलब है कि अब जब मल्टीपल सिस्टम्स प्रोड्यूस करेंगे तो सरकार अपनी जिम्मेवारी से, जैसे पिछले सालों में हमने देखा है, इन्हीं सालों में सबसे ज्यादा स्कूल जो है बंद किए गए हैं, और इसमें वो प्राविधान रखा जा रहा है कि जब भी स्कूल छोटा हो तो उसे बंद कर दो, पहले छोटा कर लो उसे, फिर बाद में बंद कर दो। और फिर है कि 8 किलोमीटर के अंदर एक बड़ा स्कूल बनेगा। और मतलब इसका मतलब है, और मैं ये समझता हूँ कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो होने वाला है वो हमारी बच्चियों को होने वाला है। क्योंकि बच्चियों को जो हमने मतलब पेरेंट्स का एक एटीट्यूड है, और दूसरा ये है कि सिक्योरिटी की वजह से अगर गांव में स्कूल है तो बच्ची पढ़ जाती है, जितनी भी क्लासेस वहां पर हैं। अगर उसको बाहर जाना पड़े तो आधे पेरेंट्स उसको नहीं जाने देंगे, क्योंकि एक हमारी मानसिकता ऐसी बनी हुई है और एक सामाजिक तौर पे भी इस तरह का हो रहा है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात हो रही है कि एक तरफ ये हम कहे जा रहा है कि सबको हम बराबर मौके देंगे। आज आप देखिए पिछले कई सालों से आहिस्ता आहिस्ता वो जो रिजर्वेशंस थी उसको खत्म किया जा रहा है। जो स्कॉलरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट ने देने थे उनको विड्रा किया जा रहा है। अभी आज ही हरियाणा में हमारे है कि उन्होंने रोक दिए हुए हैं कि जो हमारे दलित बच्चे हैं या मिनॉरिटी वाले बच्चे हैं, जो उनको स्टेट और सेंटर देता था, वो कहते हैं जी आप क्योंकि स्कूल नहीं आए इसलिए हम आपको नहीं दे रहे, जबकि स्कूल कहते हैं कि हमें फीस चाहिए। हमारे अभी एक यूनिवर्सिटी में बच्चे शोर मचा रहे थे कि यूनिवर्सिटी उनको फोर्स कर रही है, जबकि उनकी फीस सेंट्रल गवर्नमेंट ने देनी है, और लेकिन वो कहते हैं कि आप अपनी दे दीजिए बाद में हम कर लेंगे। तो इस तरह जो, और उसका वर्ड भी चेंज कर रहे हैं। मैंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो हमें एक बहुत अच्छा वर्ड दिया था, डिप्रेस्ड क्लासेस, कि इसमें जात पात का भेदभाव नहीं है, मिनॉरिटी मेजॉरिटी का भेदभाव नहीं है। जो भी डिप्रेस्ड हैं, जिनको रिसोर्सेज नहीं दिए गए, क्योंकि आप डिप्रेस्ड क्लास कैसे पैदा करते हैं कि आप उनको रिसोर्सेज नहीं देंगे, आप उनको वो मौका भी नहीं देंगे जिससे वो देख सके। आप हुनर की बात कर रहे हैं, तो अभी इससे पहले भी आपको याद होगा कि एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बड़ी इंथ्यूजिस्टिकली चला था, और उसका हाल क्या हुआ कि इन्होंने नरेशन बदल दी कि हम आपको स्किल इसलिए नहीं सिखा रहे, और वो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग था प्रोसेस कि आपने वो सारी इंडस्ट्री को इकट्ठे किया, उन्होंने अपनी ज़रूरतें बताई, फिर आपने कहा कि हाँ इतनी स्किल, फिर बाद में ये कहने लग गए, और इन्हीं के जो अब वाले राज करने वाले लोग हैं, इन्हीं की मैं जब नरेशन सुनने लगा, नहीं हम आपको जॉब के लिए नहीं, आप जॉब पैदा करने वाले बने। अब आप क्या कर रहे हैं? कितनी इंटरप्रेन्योरशिप होगी भारत में? इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब तो यहाँ जब भी अकाल पड़ा है तो हमारे सब मल्टी मिलियनियर जो आज के भारत में हैं वो सब अकालों में अनाज का धंधा करके बने हैं। मैं ऐतिहासिक तौर पे यह बात कह रहा हूँ। तो इसलिए हमारी मानसिकता जो है वो तो लोगों की मजबूरी से फायदा उठाने की है, जो आज भी हो रहा है। आज जो मल्टी मिलियनियर हैं वो मतलब खरबापति बन रहे हैं, उनका धन इकट्ठा हो रहा है, आम आदमी से वंचित हो रहा है। तो इसलिए बराबरता की बजाय ना बराबरता बढ़ रही है, और वो क्लासेस जिनको सामाजिक तौर पे मौका मिलना चाहिए, शुरू में ये लिख देते हैं कि सबको मौका मिलेगा, लेकिन नीचे जाके आप देखेंगे कि उसमें वो परिविधान है नहीं, उसमें कोई ऐसी मतलब प्रोग्राम ऑफ एक्शन नहीं है जो स्पष्ट बता सके कि ये मतलब यहाँ मतलब धर्म के नाम पे, यहाँ जात के नाम पे, यहाँ मतलब वो सारी, और जेंडर के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। अब जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स को तो हम, क्योंकि वो लेडीज हैं, तो लेडीज के बारे में जो मानसिकता प्रभावी है कि उसकी लेबर तो कोई कॉस्ट ही नहीं होती उसकी, तो उसको हम कुछ नहीं दे रहे, वो लड़ रही हैं, सारे भारत में लड़ रही हैं, और अभी हम उन पे बोझ डाल रहे हैं कि वो उन बच्चों को संभालेंगी। मतलब ये जो है, और इसमें और एक लूप होल जो है आखिर में उसमें लिखा हुआ है कि जो मतलब अपनी नेबरहुड से वो बुजुर्गों को लें, उसमें वॉलंटियर्स लें। तो ये जो वॉलंटियरिज्म है ये क्या देगा?
इसका मतलब कि जो मानसिकता हम बिल्ड करना चाहते हैं हम वो पैदा करेंगे। और ये एक बहुत अनस्टेबल, क्योंकि जैसे नाबराबरता जो है वो समाज में अनस्टेबिलिटी होती है। और इसमें एक बहुत अच्छा मुझे लगा कि रघुनाथ राजन ने एक, अभी उसकी किताब में देख रहा था, उसने कहा कि ये जो पूंजीवाद है इसके 3 पिलर्स हैं, उसमें सरकार, मंडी और कम्युनिटी। वो कहते हैं जो तीसरा पिलर है कम्युनिटी, उसको ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और अपने भी ये देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब जो इसका हल होगा वो यही होगा, जैसे गांव की बात करते हैं, गांवों में जो मतलब गांव में मतलब एक सब परिविधान आया जो बहुत पहले आना चाहिए था, गांधी जी के संकल्प से, कि हम ग्राम को मतलब एक मतलब अपनी डेमोक्रेसी का पिलर बनाए। तो उसमें ग्राम सभा का 73rd अमेंडमेंट है कि ग्राम सभा जुड़ के देखेगी कि उसके गांव को क्या चाहिए, वो प्लानिंग करेंगे, किन लोगों की क्या जरूरत है वो उसमें मतलब करेंगे, और वो जो है वो आगे मतलब जो है वो मतलब उसका बनाएंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट फिनांस कमीशन ने ये लिख दिया कि हर जो गांव का वासी है हर के लिए 600 रुपया साल का डायरेक्ट उनको मिलेगा। लेकिन कहां कहां ग्राम सभा चल रही है, हम लोगों को इकट्ठे ही नहीं होने दे रहे, उसमें भी पॉलिटिक्स कर देते हैं और उसमें मतलब दूसरे नुमाइंदे बन के उनको कर रहे हैं। तो इसलिए ये पूरा जो प्राविधान है उसमें कि ये कारपोरेटाइजेशन है। और मुझे वो मसोलिनी का एक अपनी डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि वो कहता है कि फासिज्म इज कारपोरेटाइजेशन। हमारे पूरी बदला जा रहा है, क्योंकि ये एक जमाती विचार है और जमाती तौर पर ही इनको लिया जाता है। और उसमें यह है कि ऊपर वालों के हक में है और नीचे वालों के खिलाफ हैं। और उसी में जब अब रेशो जो है वो अगर 80 करोड़ तो वो खुद मान रहे हैं उससे कहीं ज्यादा, और 130 से 38 करोड़ टोटल अब भारत की जनसंख्या है। और मुझे याद आता है कि जब पहले न्यू लिबरलिज्म शुरू हुई थी तो एक अंकड़ा बहुत ज्यादा दिया जाता था कि भारत की मंडी जो है वो अमेरिका जितनी मतलब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 15% लोग भी मतलब 20-25 करोड़ लोग बन जाते हैं। तो टोटल मतलब अमेरिका की मंडी में 20 करोड़ खरीदार हैं, तो भारत की मंडी में उससे ज्यादा है। और उस वक्त ही वर्ल्ड बैंक का वो मतलब आया था एनालिसिस इंडिया के बारे में कि $1 पर डे वाले जो लोग हैं वो 30% हैं। और उनका दूसरा था कि 30% तो इस मंडी के किसी काम के ही नहीं, क्योंकि उनके पास है ही कुछ नहीं मंडी में आने के लिए। और 45% लोग हैं जो मंडी में मतलब 7 दिन साल में मतलब खरीदारी करते हैं। तो जब मैंने देखा कि ये कौन है, तो हमें देखा कि जो लोग हमारे एक आदसा बनी हुई है कि अगर दिवाली है तो एक बर्तन जरूर खरीदना है, तो वो मंडी चलाते हैं। तो वो 45% लोग हैं। इसका मतलब कि असल पूरा जो मतलब न्यू लिबरलिज्म का स्ट्रक्चर बन रहा था वो 15% लोगों के लिए था। और अब भी यही हो रहा है कि जो मर्जी कहें, और उसमें एक बहुत बड़ा, और ये जो आने वाले अगर 56 करोड़ लोग जो हैं बच्चे, उनका भविष्य उसमें से कितने बच पाएंगे? कोई 2-4-5 करोड़। और फिर ये कह रहे हैं कि हम आपको पढ़ने के लिए नौकरी का कोई वायदा नहीं करते। मतलब बच्चों को, और जो ड्रॉप आउट कम करने की बजाय ड्रॉप आउट ऐड किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिवनेस है, ये लोगों को बाहर धकेलने की बात है कि आप तीसरी के बाद अगर क्या करेंगे एग्जाम लेके, अगर आपने तीसरी तक पढ़ाया नहीं, उसको काबिल नहीं बनाया, फिर 5वीं पे, फिर 8वीं पे, तो इसका मतलब है कि गरीब बच्चे तो मतलब बाहर को धकेले जाएंगे वो अगली दफा। और यही आगे होता था। तो इसलिए इस सारी पॉलिसी में हमें ये देखने की कि ये कैसे कारपोरेट इंटरेस्ट को बढ़ावा दे रही है, कैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज को यहाँ लाके। और मैं अभी एक स्वराज इनका मैगजीन निकलता है, RSS पोर्टेडी है, तो उसने हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की, क्योंकि ये नाम बदलने में HRD को अब एजुकेशन कर दिया, तो एजुकेशन मिनिस्टर से वो पूछ रहे थे कि अभी JNU
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामा मिलिया यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटियां बनने से कैसे रोकेंगे? ये प्रश्न है उनका। अब उनका क्या नुकसान है? मैंने जेएनयू में मतलब जब मेरा एक और दफा मैं इंटरेक्ट किया, मैंने कहा कि यहाँ मैं एक्सटर्नल कैंडिडेट रहा हूँ कि बिपिन चंद्र जी के साथ जब शहीद भगत सिंह पे और उनके साथियों पे काम किया तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हालांकि मैं रेगुलर कभी स्टूडेंट नहीं बना, लेकिन सीखने। लेकिन आपका कसूर ये है कि आपके पांव तो अभी गांव में हैं, आप उस असलियत को जानते हैं और यहाँ पर आपको उसको समझने की प्राइज विनर्स हैं। प्रोफेसर जगमोहन हमारे बीच में फिर से जुड़ेंगे। कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण उनकी आवाज नहीं हम तक पहुंच रही थी, लेकिन बहुत जल्दी ही प्रोफेसर जगमोहन हमारे बीच में जुड़ेंगे और तब तक मैं कुछ बातें उनकी जो है निचोड़ बातें बताते चलूं कि किस तरीके से उन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षा की जो जरूरत है उस पर बल दिया और नई शिक्षा नीति जिसको उन्होंने ड्राफ्ट माना है उसके संदर्भ में उन्होंने बताया कि कैसे शिक्षा जो अभी जो ये जो ड्राफ्ट हमारे सामने जो प्रस्तुत किया गया है वो शिक्षा का बाजारीकरण जो है और सबसे बड़ी बात साम्राज्यवाद का एक शिकार हमारी शिक्षा व्यवस्था होगी, उस पे उन्होंने बहुत ही जोरदार तरीके से उसका एनालिसिस किया। दूसरी बात उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारी भारतीय परंपरा काफी रिच है और भारतीय परंपरा हमेशा से डिबेट के लिए जानी जाती है और वो डिबेट की परंपरा को जो नई शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट है वो खत्म करेगी। हमारी परंपरा को जो है विध्वंसित करने के लिए इस तरीके का शिक्षा का जो ड्राफ्ट लाया गया है उसका विरोध करने की हमें जरूरत है, उससे हमें सीख लेने की जरूरत है। तीसरी बात उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारे जो पुरोधा रहे हैं इतिहास में जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिनकी भूमिका रही है, उन्होंने कैसे शिक्षा को देखा था और विश्वविद्यालय की क्या जरूरत होती है, शिक्षा की क्या जरूरत होती है मानवीय उद्धार में, उस पर उन्होंने बात रखी। प्रोफेसर जगमोहन फिर से हमारे बीच में जुड़ गए हैं। ओवर टू प्रोफेसर जगमोहन सिंह। साथी प्रोफेसर जगमोहन सिंह। आई एम सॉरी कि वो कुछ डिस्कनेक्शन यहाँ हुआ, नेटवर्क चेंज किया मैंने अभी तो। शुक्रिया। मैं वो क्योंकि थोड़ी डिस्कनेक्शन थी उसके लिए सॉरी डिस्ट्रप्शन के लिए। तो मैं जो बात कर रहा था कि हमारे इतिहास में अगर हम देखें तो लाहौर से 4 नोबेल प्राइज विनर मतलब हैं और हमारे कलकत्ता से 6 नोबेल प्राइज विनर्स हैं। तो आपने कभी सोचा ये कैसे हुआ? क्योंकि वहां पर साइंस फॉर पीपल मूवमेंट, कल्चर ऑफ साइंस मूवमेंट जो है डॉक्टर सरकार ने चलाई। सीवी रमन पहले सेक्रेटरी थे उनके और उनको पहला नोबेल प्राइज मिला। वहां इतना रिच कल्चर बना। भगत सिंह अगर वैज्ञानिक है तो लाहौर में भी मतलब साइंटिफिक कल्चर था। वहां हमारे रुचिराम साहनी थे और यहाँ आप देखेंगे कि सत्येंद्र बोस जिनका नाम आइंस्टीन के साथ बोसोन पे मतलब मिला हुआ है, उन्होंने सारा काम बंगाली में किया कि आम लोगों को आप नॉलेज कैसे दें। तो जब ये मतलब बात आती है कि आपने नॉलेज देनी है तो वो व्हीकल अलग है।
अब ये, अब मैं उसको एक वर्ड में कहता हूं कि ये जो डॉक्यूमेंट अभी कैबिनेट ने किया, ये एक मैनिफेस्टो है, ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन नहीं है। मैनिफेस्टो में होता है कि आप जो भी चाहें लिख दीजिए, कोई ईमानदारी नहीं है उसको लागू करने की, और ना मतलब, लेकिन उल्टा ये है कि आप अभी देखिए उसको अभी मतलब इसने पॉलिसी बननी है, लेकिन जो सेंटर का सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन है वो लिख रहा है मतलब स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरीज को कि आप टीचरों से पूछिए इसको लागू कैसे करना है। अब बगैर डेलिनेट किए इसको करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा मतलब जो है हमला है। और टीचर्स के तौर पे, क्योंकि आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस पे हमें ये भी समझने की जरूरत है कि हम मतलब अपनी सामाजिक ड्यूटी जो है, क्योंकि आप उसको भी लेके हमें ये संघर्ष करना होगा। और वो वैल्यूज जो हमने, और इसमें एक शब्द और मुझे बड़ा खतरनाक लगा, अब कह रहे हैं जी हम डीकोलोनाइजेशन कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप रिकोलोनाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरह आम आदमी को जब धकेला गया तो वो सिर्फ विद्या से ही बाहर नहीं जाता, वो अपने आर्थिक स्थिति से भी उसको डिसएडवांटेजेस हो जाता है। तो इसलिए ये रिकोलोनाइजेशन है। कोलोनाइजिंग को समझेंगे तो हमें पता चलेगा। और इस पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल हमारे बड़े इनकलाबी ने, लाला हरदयाल, उन्होंने कहा था कि समाज को कंट्रोल करने के लिए मतलब कॉलोनाइजर क्या यूज करते हैं। वो कहते हैं हेल्थ सर्विसेज पे कंट्रोल रखते हैं ताकि लोगों पे मुसीबत आए तो फिर वो जाके एक दयालु के तौर पे उनको कुछ देंगे। और वो विद्या पे कंट्रोल करते हैं ताकि लोगों को समझदारी ना आए। मतलब हमारे तो मतलब जो संतों ने कहा है कि विद्या जो आपको विचारने के काबिल बनाए, विचार करने के काबिल बनाए, तब आपका उपकार होगा और समाज का परोपकार होगा। लेकिन इसमें जो भी है धारणाएं वो सारी इस तरह की हैं, अगर जितनी भी और गहराई में जाएं तो मतलब हमें इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए। मैं एक ही बात करता हूं कि भारत जब भी भ्रमों में गया तो इसने अपनी आज़ादी खोई। चाहे आप 12वीं 13वीं सदी की बात कर लें, मतलब उसमें, और उसका जो था कि स्वयं विश्वास में लोगों को लाने के लिए हमारी पूरी भक्ति मूवमेंट जो है वो आई। तो विज्ञान को, और आज शुरू में हम कर रहे हैं कि बहुत बड़ा, लेकिन दूसरी तरफ हम कैसा विज्ञान पैदा करेंगे, क्योंकि आप एक फ्री माइंड से ही उसको पैदा कर सकते हैं। अगर मतलब सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में अरबिंदो घोष ने दिया तो उसके फादर ने उन्हें इंग्लैंड तीनों भाइयों को भेज दिया था, और ये भी कह दिया था कि किसी बंगाली से नहीं मिलाना, क्योंकि बंगाली माइंड जो है वो वीक हो गया है। और उसके बाद मैं देख रहा कि सुभाष ने बहुत इंटरेस्टिंग कहा, 16 साल की उम्र में सुभाष लिखते हैं कि मैं पूर्ण पुरख बनना चाहता हूं। पूर्ण पुरख कौन है? जिसने जो हमारा पुराना समझदारी है उसको अपने में समो लिया है, और जिसने हमारे जो मतलब आज कहता मैं प्रोडक्ट ऑफ टुडे, कि मैं पास्ट को तो पूरी तरह समझूंगा और उसमें सिर्फ एक ही नहीं पूरी दुनिया की सिविलाइजेशन को मैं उसका मूल समझ लूंगा, उसकी वैल्यूज उन्होंने क्या दी हैं, और आज की प्रोडक्ट होऊंगा। और आज की प्रोडक्ट के लिए कहते हैं मुझे बहुत घूमना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा कि दुनिया क्या कर रही है। और तीसरा है कि मैं कल का प्रॉफिट बन सकूं। तो मुझे वो लॉज ऑफ जो है सोसाइटी के, उसकी डेवलपमेंट के, उनको समझना है। इसीलिए उन्होंने फॉरवर्ड मैगजीन जो है उसका पहला एडिटोरियल लिखा था कि एक द्वंद को हम बड़ी अच्छी तरह समझते हैं जो मार्क्सिज्म से हमें मिला है, कि जो इंपीरियलिज्म है उसका द्वंद मतलब हमारी इनकलाबी मूवमेंट से क्या है, जो भगत सिंह ने कहा था। तो मतलब कि ये मतलब आज हम क्या बनने देंगे वो एक तरफ होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि समाज आगे बढ़ता है। समाज को नुकसान हो सकता है। भगत सिंह ने कहा था कि जब इंसानी तरक्की रुक जाती है तो तब पिछाखड़ी ताकतें जो हैं वो भारू हो जाती हैं। बस सिर्फ डर ये होता है कि वो बहुत ज्यादा नुकसान न कर दें, लेकिन उसके बाद मतलब फिर एक इनकलाबी जज्बे की जरूरत होती है।
और मैं समझता हूँ कि आज, और ये लबत जो है ये फ्रांस वालों ने की, कि फ्रांस वालों ने एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेज किया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो एक मतलब पैदा की थी, एक इनकलाबी जज्बा पैदा किया था, वो इनकलाबी जज्बा कहाँ तक है। तो उन्होंने पूरे दुनिया को 3 जोन्स में बांटा, साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका और मिडल ईस्ट। और वो उन्होंने ये किया कि भगत सिंह जो है वो उस जज्बे को, रेवोल्यूशनरी पैशन को, तो मुझे लगा कि असल ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा उन वैल्यूज के लिए पैशनेट होना, उन पे पहरा देना और उनके लिए खड़े होना। तो आज जब हम ये कह रहे हैं कि इस नीति को हमें पूरी तरह चैलेंज करना होगा, हर मतलब विचारों से भी और सामूहिक तौर पर भी, तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आगे जो प्रश्न होंगे उस पर फिर आगे बातचीत करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू प्रोफेसर जगमोहन सिंह। प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने हमें बहुत विस्तृत ढंग से बताया कि कैसे जो शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था को समाज के हम अन्य पहलुओं से अलग नहीं देख सकते हैं। ये जो सामाजिक व्यवस्था हमारी है, ये जो व्यवस्था जो हमारा देश है, उस देश के सारे पहलुओं से कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था जुड़ी हुई है और शिक्षा व्यवस्था को उसके जुड़ाव में ही हम देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की जो प्रासंगिकता है, रेलेवेंस जो है एजुकेशन का, क्रिटिकल रेलेवेंस जो है उस पे इन्होंने प्रकाश डाला। फिर बाद में जो हमारी क्रांतिकारी जो विरासत रही है, हमारी जो डायलॉजिकल जो प्रोसेस रहा, डायलॉग का जो हिस्ट्री रहा है, उस पे इन्होंने एम्फसाइज किया। फिर बाद में अभी जो वर्तमान का जो व्यवस्था है, जो नीतियां जो लाने की जो नई एजुकेशन पॉलिसी जिसको इन्होंने ड्राफ्ट बताया है और ड्राफ्ट है भी, तो उस ड्राफ्ट की आड़ में किस तरीके से शिक्षा को पूंजी के हवाले जो है करने की एक साजिश जो चल रही है, कॉर्पोरेट्स के हाथों में शिक्षा को जो है बेचने की जो साजिश है, इनको इन्होंने पर्दाफाश किया। और वर्ल्ड बैंक के इशारे पे जो हमारी शिक्षा व्यवस्था के जो हुक्मरान है वो कैसे नाच रहे हैं और साम्राज्यवादी सोच का शिकार है, साम्राज्यवादी व्यवस्था के पोषणहार है। वो इसको उन्होंने प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने बहुत बारीकी से उसका विश्लेषण किया और साथ ही साथ एक वैकल्पिक जो रेजिस्टेंस का जो मॉडल होता है कि कैसे उस लड़ाई को लड़ें, भगत सिंह के विरासत के हवाला देते हुए, उनके साथियों के विरासत के हवाले देते हुए और हमारी जो तार्किक जो संस्कृति रही है उसका हवाला देते हुए, संविधान की जो प्रोविजंस जो है उसका हवाला देते हुए इन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से नई शिक्षा नीति को जो ड्राफ्ट है उसको एक्सपोज करने की कोशिश की और विश्वविद्यालय कैसे एक क्रिटिकल माइंड को पैदा करे, एक बेहतर समाज का निर्माण के लिए उसका इस्तेमाल हो, इसकी इन्होंने वकालत की है। और उस वकालत के दरमियान इन्होंने बोला कि शिक्षकों को जो है कैसे तार्किक होने की जरूरत है। भारतीय संविधान में भी जो आर्टिकल 21 है उसमें साइंटिफिक टेम्पर की बात होती है और ये बताया जाता है कि भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम कैसे साइंस को बढ़ावा दें, साइंटिफिक सोच को बढ़ावा दें, न कि दकियानूसी विचारधारा और दकियानूसी लोगों का, दकियानूसी लोगों का जो है हम शिकार हो जाए, उनकी सोच को बढ़ावा दें और उनकी सोच का शिकार हो और फिर जो समाज हमारा जो है वो पीछे धकेल दिया जाएगा। उसके इतर इन्होंने अरविंदो घोष का उदाहरण दिया, फिर कहीं ना कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर का जो रेफरेंस दे रहे थे, वेयर माइंड इज विदाउट फियर, तो वो जो है वैसी सामाजिक शैक्षणिक व्यवस्था कब बनेगी जहाँ पे शिक्षा केवल कुछ तबकों तक सीमित नहीं हो जैसा मनुस्मृति में जो प्रावधान है, बल्कि शिक्षा सबके लिए हो, एक इंक्लूसिव शिक्षा हो, एक डेमोक्रेटिक शिक्षा हो, एक रैशनल शिक्षा हो, इसकी उन्होंने वकालत की है। प्रोफेसर जगमोहन सिंह
लोकतांत्रिक मूल्यों को, जैसे मैंने पहले ही बताया, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक बहुत सशक्त हस्ताक्षर हैं, एक सशक्त पिलर हैं, और जहाँ भी लोकतंत्र की आवाज़ बुलंद करने की बात आती है, आप हमेशा आगे आते हैं। और जो हम लोग गाना गाते थे पहले, नई शिक्षा नीति का नया बना कानून, नेताजी के छोरा पहरे जाए देहरादून की बाकी भैंस चरावे। तो बाकी लोग भैंस नहीं चरावे, बाकी लोगों को भी शिक्षा मिले। अर्जुन सेन गुप्ता की जो रिपोर्ट थी, अर्जुन सेन गुप्ता ये बता रहे हैं कि किस तरीके से 70% लोग जो है भारत के, वो 20 रुपए पर वो जीवन यापन करने को मजबूर हैं। तो वैसा देश जहाँ पे हम गरीबी, भुखमरी का ज़्यादा से ज़्यादा जनता शिकार हैं, और शोषण और दमन का जो है एक चक्की चलाया गया है, एक मुहिम जो चलाई गई है शासन के द्वारा, जो कॉर्पोरेट्स के पैरोकार हैं, उनके पहरेदार हैं, अडानी अंबानी के इशारे पे जो नाच रहे हैं। तो भगत सिंह की जो विचारधारा है, वहाँ पे कहीं न कहीं एक सॉल्यूशन जो है, एक आशा जो है, होप, आशा की किरण जो है देखने को मिलता है, जहाँ पे भगत सिंह ये बोलते हैं कि हर विद्यार्थी और शिक्षक का एक कर्तव्य है कि वो तार्किक शिक्षा को प्राप्त करे और व्यवस्था का कारखाना ना बन जाए, व्यवस्था की कलपुर्जे नहीं बन जाए, और ये समाज की बेहतरी में इनका इस्तेमाल हो। एक डायलॉग की जो परंपरा जो हमारी रही है, मोनोलॉग की नहीं, डायलॉजिकल जो डिबेट की जो परंपरा रही है, उस डिबेट, उस संवाद की परंपरा को हम आगे ले जाएं। और जो भी यहाँ पे, जैसा मैंने बताया कि ये नई शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट है 2020 का, उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस, हर लाइन में आपको कॉन्ट्रडिक्शंस मिलेंगे। एक लाइन में ये बोला जा रहा है कि हम बहुत बेहतरीन शिक्षा आपको देंगे, लेकिन दूसरे लाइन पे ये बताया जा रहा है कि वो ये नहीं बताया जा रहा है कि कहाँ से वो देंगे। तो एक कहीं न कहीं ये जो अंतर विरोध का एक जो पिटारा जो है नई शिक्षा नीति, उसको समझने की ज़रूरत है। और ये हम पे ज़िम्मेवारी तब आ जाती है, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, महात्मा गांधी का ये सपना जो रहा है कि जो सबसे नीचे का तबका के जो लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना रहा है, उस सपना को कैसे हम साकार करें, जहाँ पे शिक्षा मार्केट की वस्तु ना बन जाए, बल्कि शिक्षा हमारा अधिकार हो, समान शिक्षा अधिकार हो। जहाँ पे मंत्री के बेटे-बेटियाँ पढ़े, वहाँ पे एक गरीब का जो है बेटे-बेटियाँ भी पढ़े, और उनको भी वैसी ही शिक्षा, क्वालिटी शिक्षा मिले, समान शिक्षा मिले। और वही हमारा एक कोशिश रहती है, और उसी कोशिश में आज हमने प्रोफेसर जगमोहन सिंह से आप लोग को रूबरू करवाए। आप लोग का बहुत सारा सवाल होगा। मैं अब इस डिबेट को, इस ऑनलाइन टॉक को आपके सामने जो है खोलता हूँ प्रश्न के लिए। प्रोफेसर जगमोहन सिंह से ये गुजारिश है कि वो जो फेसबुक का जो पेज है, उस पेज पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होंगे, उसमें क्वेश्चंस आ रहा होगा। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न आया है, जो पर्सनल टेक्स्ट पे आया है। उनका ये प्रश्न है कि शिक्षकों की क्या भूमिका हो सकती है? क्रांतिकारी विरासत हमारा रहा है भगत सिंह का। भगत सिंह के क्रांतिकारी विरासत के हवाले क्या हमें ये बता सकते हैं कि शिक्षा को कैसे बेहतर किया जा सकता है? प्रोफेसर जगमोहन सिंह। बहुत अच्छा सवाल है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम उस सारे आज़ादी की मैंने मूवमेंट को देखा है, तो पहला तो है कि हम जो समाज की समस्या है उसको समझें। और जब आप कहते हैं कि एक टीचर के तौर पे अगर आप मोटिवेट कर दें अपने स्टूडेंट को कि वो प्रश्न करे, और भगत सिंह ने एक शब्द बहुत अच्छा यूज किया और मैं काफी देर उसको समझने में लगी कि रियलिज्म इज माय कल्ट। भगत सिंह ने ये 2 दफा कहा कि रियलिज्म, तो रियलिज्म क्या है कि आप यथार्थवाद जो है, जो चीजें सामने हैं उनकी यथार्थता को लेके उसमें क्या तब्दीली करना चाहते हैं। तो ये इसीलिए भगत सिंह ने जब अपना शुरू किया ये समझने का, तो उन्होंने, मेरे पास वो 305 किताबें हैं, और उसमें उन्होंने बकायदा
क्योंकि 1921 में उन्होंने जब हमारे फ्लोर हुई कि हम मूवमेंट को नहीं लेकिन आयरलैंड ने डोमिनियन स्टेटस लिया, तो उन्होंने आयरलैंड की किताब जो है वो साझी की कि वो क्या किस तरह वहां पहुंचे हैं। तो वो तो लेकिन बड़ी जल्दी उनको ये समझ लग गई कि वो मतलब कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसकी प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर उन्होंने पूरा दुनिया का लिटरेचर पढ़ा। और एक जो मुझे सबसे खूबसूरत चीज लगती है वो ये है कि हम बच्चों को साहित्य की वो बन गए हैं। जैसे यहीं पर मुंशी प्रेमचंद से बात हो रही थी कि उनकी जो पहली किताब बैन हुई वो सोजे वतन थी, उसमें 5 कहानियां थी। भगत सिंह बाद में एक कहानी को कोट करते हैं अपने डायलॉग में। इसका मतलब है कि वो कहानी का जो असर आप पे रह जाता है वैल्यूज में, कि प्यार, इंसानी प्यार जो है वो कैसा होना चाहिए, और उसमें है भी यही था कि देश के प्रति आप देश प्रेम जो है वो कैसे होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा विषय है, और हमें अभी अपनी ड्यूटी, मतलब जब मैं कहता हूँ कि जज्बा, हमारा जज्बा नहीं लो होना चाहिए। और मैं आपको ये यकीन दिलवाता हूँ कि इतिहास जो है वो हमारी अगले 10 साल में टेस्ट करेगा कि क्या हम मतलब किधर को मतलब उसको आगे, क्योंकि ये स्टेबल सिस्टम नहीं है, ये इसमें मतलब बहुत ज्यादा देर ये नहीं रहने वाला, लेकिन उसका बदल क्या होगा। और उसमें जो है जैसे कि इसको हम सिंपली आम आदमी को कैसे समझा सकते हैं, तो उसमें बहुत से वो प्रश्न हैं जिनको हम अलग तौर पर भी ले सकते हैं कि कैसे मतलब हमें ये पूरा, अब मैंने लाइब्रेरी बनाई है अपने यहाँ, तो उसमें 20,000 किताब है। तो एक तो है कि मेरी ओपन ऑफर है कि आपको कोई भी प्रश्न हो तो मैं लाइब्रेरी सर्विस देता हूँ, तो आपको वो किताब, जैसे बहुत बहुत मतलब अच्छी कलेक्शन हो गई इतिहास के बारे में समझने के बारे में, तो हम अगर प्रश्न ठीक कर लें तो उसका जवाब जरूर आएगा। ये मतलब हमारी मतलब यकीन है जो मैंने आपको वो माल्थस थ्योरी को टॉपल अप होते, लेकिन अभी तक भी हमारे मनों से माल्थस थ्योरी नहीं गई, लेकिन वैज्ञानिक तौर पे वो मतलब हो चुकी है। तो इसलिए उसमें बहुत से प्रोसेसेस हैं। आप मेरे साथ संपर्क करिए, मेरा ईमेल लीजिए, तो वी कैन शेयर लॉट ऑफ थिंग्स जो आगे हमें इस वक्त सोचने के लिए और मतलब मदद कर सकती है। सर अगला प्रश्न है कि ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है, उसका कोई एक पहलू जो सकारात्मक पहलू है क्या वो बता सकते हैं? देखिए, सकारात्मक ये है कि उन्होंने एजुकेशन को एजेंडे पे ले आए। सबसे सकारात्मक ये है कि कल तक वो एजेंडे पे नहीं था, अब एजेंडे पे है। और उस एजेंडे को हम कैसे एक संवाद में बदल सकते हैं, वो सबसे बड़ा उसका प्रश्न है। क्योंकि अगर वो ना लाते तो फिर हम एजुकेशन को डिफरेंटली ले रहे थे, प्रैक्टिस और हो रही थी, ले रहे थे। बाकी ये है कि उसमें जो पहले पैराग्राफ हैं, अगर उनको कहें कि इस पर सिंसियर रहिए, और असल में प्रॉब्लम वो है कि सब कुछ वो जानते हैं, कहते हैं, लेकिन उसी को नेगेट कर देते हैं अपने अगले कर्मों में। तो हमें उसका सकारात्मक ये है कि जो वो वैल्यूज कह रहे हैं हम उन्हीं पे डिबेट करें। बिल्कुल ठीक है कि जो बच्चा है 6 साल की उम्र में मतलब उसका धुरा सोचने का बन जाता है, लेकिन वो कैसे बनता है, लेट अस डिबेट ऑन इट। तो उन्होंने आपको एक बड़ा सकारात्मक मैं समझता हूँ कि एजेंडा दिया है। मतलब जस्ट नेगेट, तो जो उनके प्रोसेस है वो नेगेट कर रहे हैं हम, लेकिन जो वैल्यूज को कुछ उन्होंने, और उसी को लेके वो ज्यादा चर्चा करते हैं कि देखिए जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हमें पता है कि वो उसको नहीं करेंगे, लेकिन हम करवाएंगे। तो वो उसका बहुत सकारात्मक है, क्योंकि कोई चीज और उसी पे जो बहस है हमें केंद्रित करके मतलब आगे मतलब वैज्ञानिक तौर पर, क्योंकि मेरे पास बहुत मैंने काफी, क्योंकि एक काम किया गाँव के बच्चों में, एक यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी, मेरा थोड़ा उसमें हिस्सेदारी थी। तो उसमें एक ही चीज जो है कार्ल डायक की, कि जो नॉन अचीवर बच्चे हैं, मतलब अफ्रो अमेरिकन बच्चों पे उसने काम किया कि अगर आप इनका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट बना दें तो दे आर अचीवर। तो ये हमारे लिए टास्क है, क्योंकि अगर वो जो दें वो तो मतलब आपका यूनिवर्सिटी में उनके लिए करें, लेकिन उसके बाद क्या हम कुछ ऐसे
माइंडसेट चेंज वाले, ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे कर दें, तो फिर वो प्रश्न करेंगे, वो आगे मतलब लेके जाएंगे। और दूसरा जो है कि एक जो उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है कि उन्होंने आपके सर्टिफिकेट को आपकी जॉब से अलग कर दिया है। क्योंकि सर्टिफिकेट आपको कोई, क्योंकि अभी तो वो कहते 4 साल में पैसा कमाइए, आ जाइए, आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे, फिर आप जाइए दोबारा कमा के फिर आ जाइए, तो हमारी फीस भर दीजिए, हम अगला सर्टिफिकेट दे देंगे। इसका मतलब कि सर्टिफिकेट को जॉब से उन्होंने अलग कर दिया, अपनी जिम्मेवारी से भी मुक्ति कर ली। लेकिन अब है कि वर्थ एक जो, जैसे आपने कहा कि एक मनुष्य बनने का जो प्रक्रिया है, एक विचारवान व्यक्ति जो अपने आले दुआले को समझ सकता है, मतलब अगर वो हम पैदा कर दें तो वो पैशन जो मतलब चाहिए समाज को, वो मिलेगा। सर अगला प्रश्न ये है, ये जयराम पासवान जी का है। वो जी। बता रहे हैं कि कहीं न कहीं जो नई शिक्षा नीति में ये मिड डे मील और क्रेच फैसिलिटी की जो बात की जा रही है, क्या ये बेईमानी नज़र नहीं आ रही है? क्या ये डिसऑनेस्ट ये नहीं है? जहाँ पे ये एक तरफ तो वायदे बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो उनके बीच में जो काम कर रहे हैं, आंगनवाड़ी सेविका जो मिड डे मील बनाने में काम कर रहे हैं, उनका बहुत ही एक्सप्लॉइटेशन होता है, उनको मिनिमम वेज तक नहीं दिया जाता है। तो वो एक कॉन्ट्रडिक्शंस जो है, कैसे इसको देखते हैं इस कॉन्ट्रडिक्शंस को? एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम क्या हम उससे डू अवे हो सकते हैं? क्या इसका जो है इस समस्या का कोई समाधान है? देखिए, मतलब ये आप उनका बिल्कुल ठीक है उसमें, फिर क्योंकि जो अल्टरनेटिव आपने दे दिए दिस और दैट, और उसमें ये अल्टरनेटिव दे दिया कि अगर सूखा चना और गुड़ दे दीजिए मतलब उसी में लिख दिया। इसका मतलब है कि आखिरी बात वो होगी, बाकी सब बातों को आपने वहां नेगेट कर दी। तो फिर तो आपके चने के सत्तू हैं वही दे दिया जाए करें वो भी मतलब बिहार में है तो चने के सत्तू बहुत खाए जाते हैं तो मतलब ये, और ये जो आप कह रहे हैं कि ये हमें वो जो वायदा कर रहे हैं उस पे उनकी जवाब तलबी के लिए आम पब्लिक को खड़ा करना होगा, पब्लिक की चेतनता होगी कि ये आपने कहा है दीजिए, और वो डिमांड जब बनेगी तो वो डिमांड को फिर या तो वो मानेंगे या फिर गिरेंगे। तो उसमें बाकी ये तो इसमें तो हमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए कि वो दोगली बात करने में बहुत ही मतलब जो जैसे हम ब्राह्मणिकल कल्चर कहते हैं ना, वो किन चीजों पे है कि आपने लोगों को मतलब जो वसीले हैं उनसे वंचित करना, ज्ञान से वंचित रखना, क्योंकि ज्ञान सोचने की बात करेगा। और आपने मतलब 1/3 जो हमारी समाज था उसको काम से वंचित रखा, क्योंकि काम से आदमी का विकास होता है ये है, लेकिन वो काम से वंचित रहे, उनको रिसोर्सेज से वंचित रखा कि मेहनत करके वो अपना स्व विश्वास बना सकें। तो अभी जो ये मतलब है कि और ये आपको ये भी मैं बता दूं कि ये जो मिड डे मील है ये हमारी नहीं, ये वो इंटरनेशनल वाले मांग रहे हैं कि भाई आप हमें डिस्टेबलाइज ना करिए, कैपिटलिज्म को चलाते रखने के लिए कुछ थोड़ा बहुत दीजिए। मनरेगा जो है वो हमारी मतलब उस डिमांड से नहीं आया कि राइट टू वर्क हर को मिलना है, ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, ये ह्यूमन राइट चार्टर में है कि राइट टू वर्क, राइट टू एसोसिएशन अभी तो इंटरनेशनल लॉ के अंडर आता है, लेकिन हम उनको मतलब आम आदमी की ताकत में नहीं बन पाते, तो इसलिए प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो द्वंद्वात मतलब उनका मतलब एक भरमाऊ शब्दावली है, वो एक तरह यह कि डिमांड करें क्योंकि वो कहते हैं कि मिलेगा, तो हम अपने गांव में सब बच्चे इकट्ठे करके, और मुझे जो सबसे मोटिवेटिंग लगती है आपको मैं बताऊं शायद कि किंग मार्टिन लूथर ने अमेरिका में जो सबसे बड़ी मूवमेंट शुरू की, पहले ये सिविल राइट की बाद में की उसने, कि 12 साल के बच्चे अगर सड़कों पे आके ये मांग करें कि हमें हमारा विद्या का हक दो, तो इस सिस्टम को मतलब यील्ड करना पड़ेगा। और उसी से मैरीलैंड यूनिवर्सिटी जो है वो उनके कब्जे में आई, क्योंकि जो मैरीलैंड यूनिवर्सिटी का मतलब बाद में प्रेसिडेंट बना, उसने अपनी यादों में लिखा कि मैं 12 साल का था तो मेरे घर के बड़े डरे हुए थे कि ये जाएगा पकड़ा जाएगा, और जो पकड़ा गया उस पर तो ब्लेम लग जाता है, और अफ्रो अमेरिकन हो तो वो तो क्रिमिनल ही हो जाता है।
तो मैंने कहा कि नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। और वो कहता तब हमने जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स को बेस बनाया कि हमारे बच्चे ये पढ़ेंगे, और उससे अब मेरीलैंड यूनिवर्सिटी से आपको एक अल्टरनेटिव समझदारी मिलेगी हर विषय पे। जैसे मैंने वो तो भी कहा कि वो उन्होंने माल्थस को उन्होंने चैलेंज किया, तो इसलिए हमें मतलब वो जो है कि ये जो वो वायदा कर रहे हैं, हम कहें कि आपने वायदा किया है, आप पूरा करवाएंगे, हम उसको उन पे नहीं छोड़ेंगे कि आप मल करें। और जब ये अभी राइट हमें मल है, और अगर वो हटाएंगे तो मतलब हमारे तो बहुत बड़ी संख्या इतनी बड़ी है कि वो मतलब संख्या ही उनका जवाब है। जहां जहां भी आया उस पर मतलब उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो एक हमारे लिए उसमें से कि हम मतलब जानते हुए कि वो ये नहीं करना चाहते इसलिए लिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि लिखा है उन्होंने, तो हम उनकी जवाबदेही को कैसे आम आदमी के रास्ते से कर सकते हैं। और बच्चा, और मैं समझता हूँ कि ये सबसे मुझे अच्छी लगती है कि बच्चे क्यों ना मांगे, बच्चों को इतना हम काम कि मेरा हक मुझे दो। विद्यार्थी जो हैं वो मतलब कल सवाल करें कि मुझे ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, आप ये पढ़ा के मुझे क्या बता रहे हैं, और वो अल्टरनेटिव पढ़ेगा तो वो बात करेगा कि ये तो आप छोड़ रहे हैं। जैसे ये मुझे भी बहुत हैरानी है कि हमने कभी जगदीश चंद्र बोस को वो जगह नहीं दी जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक साइंटिस्ट है, जिसने इस कैपिटलिज्म की साइंस को तिलांजलि दी और हमें प्लांट को समझ। उसने कहा कि एग्रीकल्चर जो है वो सबसे बड़ी मतलब इंडिया की प्रॉब्लम है, और एग्रीकल्चर को हम तब समझ सकते हैं अगर हम पौधे को समझें। तो उसने अपना सारी साइंस जो है पौधे पे लगा दी, और आज जो भी दुनिया की खेती बाड़ी के बारे में समझ है उसका वो आधार है। और मैं उसका पढ़ रहा था कि जब उसने अपना इंस्टीट्यूशन बनाया, वो कहता है कि मेरे इंस्टीट्यूशन में जो भी साइंस की प्रगति होगी उस पर पेटेंट नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मैंने 16 पेटेंट छोड़े मतलब वायरलेस के, इसलिए कि पेटेंट जो है वो बड़ा एक्सप्लॉयटेटिव एलिमेंट है। और दूसरा उन्होंने कहा कि मेरे विज्ञानी जो है वो जो भी विज्ञान में प्राप्त करे वो आम आदमी के साथ बह के उनको समझाए। कि ये मतलब जो है हम आम आदमी से अब आप विद्यार्थियों का थोड़ा एक्सटेंड कर लें अपने, कि आम गांव में जो है वो भी है, उसके साथ हम कैसे बात कर सकते हैं, उसकी समस्याएं, और उसके पास हल भी है, वो भी अपने आप में वैज्ञानिक है। ओके सर। सर एक प्रश्न है कि आपने अपने वक्तव्य में ये बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 जो है ये डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया नहीं है, रादर रीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया है। तो एक तरफ हमारे हुक्मरान ये बोल रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें आपका ये कहना है कि रीकोलोनाइजेशन हो रहा है। क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं है? देखिए, हमारे लीडरों ने बड़ा साफ आपको कहा है, आप समझ नहीं रहे। वो कहते हैं कि आत्मनिर्भर का भी हमसे निर्भरता छोड़ दीजिए, आप अपने आप पे निर्भर हो जाइए। ये समझिए कि वो अपनी जिम्मेवारियों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, आपको अपनी निर्भरता करके। और डीकोलोनाइजेशन का मतलब है कि जो माइंड की कोलोनाइजेशन है, विच इज जो हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी समस्या रही। दो समस्याएं हैं। हमारा जो बिजनेसमैन है उसका माइंड कभी भी क्रिएटिव माइंड नहीं हुआ। मैं उसमें लगा कि आपका एक पिलानी शहर जो है वो 22 मल्टी मिलियनर पैदा करे, कैसे हुआ? क्योंकि अकाल बहुत पड़े, अकाल में उन्होंने लोगों की मजबूरी से पैसा बनाया। मारवाड़ी जो है आपके कलकत्ता के, वो अमीर कैसे हुए? क्योंकि वो ब्रिटिश के साथ मिलके अफीम की स्मगलिंग करते थे चाइना को, उससे पैसा बना। तो इसलिए जो डीकोलोनाइजेशन का मतलब होता है कि हम अपने माइंड को फ्री करें, वो जो बंधन पड़े थे उससे मुक्त हों। लेकिन अभी मतलब उल्टा हमें बंधनों में डाला जा रहा है। तो मेरा मतलब ये मतलब है कि ये रिकोलोनाइजेशन ही है। अगर आप कोलोनाइजेशन का अपने तौर पे कभी हम उस पर समझदारी करें कि कोलोनाइजेशन में क्या ब्रिटिशर्स ने प्रोसेस यूज किए, तो उस वक्त भी उन्होंने
हमें, और अभी जो मतलब एक बहुत खतरनाक बात इसमें है कि अभी मल्टीलिंगुअल क्यों किया, क्योंकि उस पर सबसे ज्यादा पॉलिटिकल मतलब उनको मिलता है, तो वो कहती है कि कर लीजिए, करना है तो। आप स्टेट्स को राइट तो उनका छीन रहे हैं। कभी मतलब एजुकेशन, एग्रीकल्चर और हेल्थ वो प्योरली स्टेट की जिम्मेवारी थी, क्योंकि हर स्टेट की अपनी अपनी स्टेट है, अपना डिफरेंस है। वहां उन्होंने उसके मुताबिक अपना मॉडल उसकी ग्रोथ का बनाना है। लेकिन अभी सेंट्रलाइजेशन हो रही है, और सेंट्रलाइजेशन इसलिए हो रही है क्योंकि जैसे आप भी देखेंगे कि बिहार से झारखंड को क्यों अलहदा किया गया, क्योंकि झारखंड माइनिंग एरिया था। पूरे बिहार के एमएलए को लेके फैसला करना मुश्किल था, वहां 70 एमएलए को मैनेज करना आसान है। तो वहां के जो मतलब रिसोर्सेज हैं उनको मतलब एक्सप्लॉइट करना इजियर हो गया। तो ये स्टेट लोगों के भले के लिए नहीं बनी। तो इसी तरह ये जो है कि एजुकेशन को सेंट्रलाइज करने का मतलब है कि वर्ल्ड बैंक वहां, और इसीलिए वो जो पद्धति है कि हम एक, और अभी ये है कि आप जो मर्जी सर्टिफिकेट दें, एक टोटल मतलब इंडियन, अब कितनी हमारी होमोजीनिटी है। एक टेस्ट होता है जब होमोजीनिटी हो, हमारी तो बहुत हेट्रोजेनिटी है मतलब हर लेवल पे। और जब भी मैं कहता हूं कि आप खुद मान रहे हैं कि 80 करोड़ लोग तो बिल्कुल ही इस सिस्टम से बाहर बैठे हुए हैं, खुद मान रहे हैं आप। वो कोई मतलब जस्ट उन्होंने जोक नहीं किया, वो उनकी पूरी कैलकुलेशन है। इतने लोगों को तो हमने मतलब उनको तो हमारे पे निर्भर कर लिया, स्वयंवर नहीं हुए। तो इसलिए जो आत्मनिर्भरता का वर्ड है वो आपको कह रहे हैं कि आप अपने आप पे मतलब हो जाइए, और हमें वो उस बात पहले समझ लेनी चाहिए। भारत कब आत्मनिर्भर होगा वो तो हो नहीं रहा, क्योंकि आप उतना पैसा मतलब कोविड पे नहीं लगा रहे, उतना पैसा आप विद्या पे नहीं लगा रहे। विद्या पे जो लोगों का से इकट्ठा किया सेस आपने, वो वापस आपने नहीं लगाया। 90,000 करोड़ और 35,000 करोड़ जो मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए था, और 90,000 करोड़ जो हायर एजुकेशन के लिए था। फिर उसके बाद आप कहते पैसा नहीं है, तो फिर आप यूनिवर्सिटियों को कहते हैं कि आप फीसें बढ़ाइए। तो ये पूरा लॉजिक जो है, इसमें आत्मनिर्भरता भी एक मतलब शगुफा ही रहेगा। मतलब उसका मतलब कि हमें हमें अपने पे निर्भर होना पे, आप बहुत ज्यादा आशा ना करिए, खुद लोग ही अपने आप में होंगे। और ये बहुत पुराना हमारा मतलब है। मैं तो कहता हूँ, मुझे दो चीजें जो मेरे बुजुर्गों ने सिखाई थी कि जब फिसलन ज्यादा हो तो हाथ से हाथ मिला के चलेंगे तो नहीं फिसलेंगे, अगर ज्यादा अंधेरी आए तो फिर आप पाँव मजबूत करिए। तो आज दोनों ही है, फिसलन भी बन रही है और मतलब ये एक आंधी भी आ रही है। तो उस पर मतलब गांव गांव में अभी भी 65% गांव है, गांव को संभाल लें। और 1857 गांव ने लड़ा था, कभी उस पर बात करेंगे। तो इसलिए मतलब है कि ये कंट्राडिक्शन को हम कैसे मतलब वापस, वो दलील जो भगत सिंह कहते हैं कि मैं वैज्ञानिक विचारधारा का धारनी हूँ, तो मैं जब देखता था कि वो दलील जो उन्होंने बनाई, वो दलील में दोनों तरह जीते हैं। और उसमें बहुत बढ़िया जो उन पे गजल लिखी कभी फैज अहमद फैज ने, कि कब याद में तेरी याद नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र के अब अपनी रातों में हिजर की कोई रात नहीं, किस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जां तो आने जानी है, इस जां की तो कोई बात नहीं। और आखिरी शेर बहुत कमाल का, गर बाजी वफा की बाजी है तो लगा दो जो मन चाहे, जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। हमें अपनी दलील मजबूती से बनानी है और रखनी है, दोनों तरह ही आपकी जीत है। अगर मतलब वो दलील नहीं मानते तो वो एक्सपोज होंगे, अगर अगर मान जाते हैं तो फिर तो मतलब क्या कहने हैं। अगला प्रश्न ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन से आपका जो ताल्लुकात है, ये उसके हवाले प्रश्न आया है कि ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन AIFRT के आप चेयरपर्सन हैं। शिक्षा के बचाने में क्या क्या आप लोग जो है उपाय कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा हम वंचितों को भी मिले, हम जो हाशिए पे धकेले हुए समाज के लोग हैं उन्हें भी शिक्षा मिले, महिलाओं को भी शिक्षा मिले, अल्पसंख्यकों को शिक्षा मिले, सभी को शिक्षा मिले और समान शिक्षा मिले। इसकी ओर जो है आप आपका फोरम कौन सा कदम उठा रहा है? देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है, और हम
अपने तौर पे भी इस पे कर रहे हैं कि एक तो है कि जो नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना, क्योंकि हमारा फोरम है जिसमें 70-80 ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी हैं, तो एक तो वो है। दूसरा ये जो प्रश्न कर रहे हैं यही हम अपने आप को कर रहे हैं कि हम अल्टरनेटिव एजुकेशन जो है उसका मॉडल भी बनाएं, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं। अगर 80-85 ऑर्गेनाइजेशन आप भी हैं तो लेट अस पुट अवर माइंड टुगेदर, हम अपने आप को इकट्ठा करें और अल्टरनेटिव मॉडल जो है जिसमें मतलब मैंने अपने तौर पे जैसे आपको लाइब्रेरी का कहा, तो हम अल्टरनेटिव क्या एसेंशियल है जो बच्चा मतलब पढ़े ताकि उसको समझदारी बने, तो वो उस पर मतलब बहुत सीरियसली डिस्कशन चल रही है। आपके पास सुझाव हो तो हम उसका स्वागत करेंगे। और डेफिनेटली मतलब हम कहते हैं कि निर्माण जो है वो साथ साथ ही होता है, क्योंकि कल को सिस्टम के बाद नहीं बनेगा। जैसे आज़ादी की मूवमेंट में साथ साथ चीज़ें बनी तो वो कुछ देर उसका असर रहा, तो बाद में वो असर अब मतलब खराब खत्म हो रहा है। तो इसमें काफ़ी, और आप सबको का स्वागत है, कोई भी विचार हो, हम अपने रिसोर्सेज जितने भी हैं उनको साझा करें और उसको एक मूवमेंट के तौर पे, क्योंकि इसका सिर्फ मतलब हमारा काम वो ऑपोजिशन, क्योंकि हम जो कह रहे हैं कि यूजी टू मतलब केजी टू पीजी मतलब फ्री हो, वो हम कैसे कर सकते हैं एक पैरेलल मूवमेंट के तौर पे। जैसे आज़ादी में भी अगर भगत सिंह और वो सब लोग बने तो वो एक अल्टरनेटिव एजुकेशन प्रोसेस से बने। मतलब सुभाष अगर मतलब कॉलेज से निकाल दिए जाते हैं तो फिर वो आईसीएस बन के दिखाते हैं कि मैं भी। और मुझे सबसे ज्यादा आपको हैरानी होगी कि वो इंग्लिश कंपोजिशन में टॉपर थे, वैसे चौथे नंबर पे थे। तो इसका मतलब है कि अंग्रेजों से भी अच्छी कंपोजिशन, तो वो जो समर्था है उसको कैसे पैदा करना है, वो भी हमारी ड्यूटी, सिर्फ मतलब नारे और वो नहीं है। क्योंकि इसलिए उस पर काफी सीरियसली हम ये प्रश्न को ले रहे हैं। तो आपको स्वागत है कि आप भी उसमें हिस्सेदार बनिए, क्योंकि हमने संभालना भी है। तो जो मतलब थैंक यू सर, ये लास्ट प्रश्न ही, अगर आप और भी लेना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन लास्ट प्रश्न के रूप में ये हमारे सामने है कि सर शिक्षा लोकतांत्रिक ढांचा को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा आधार है, और खासकर जो तार्किक शिक्षा है, तो तार्किक शिक्षा को समझने के लिए हमारे ऐतिहासिक परिवेश को थोड़ा सा अगर आप बताएं, जहाँ पे भगत सिंह की विरासत, गांधी जी की विरासत, डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत, बिरसा मुंडा की विरासत जो है एक हो, इसके बावजूद कि उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसके बावजूद भी एक कमिटी की फिलहाल ये जो अभी का जो समय शिक्षा को बचाए और बेहतर समाज का निर्माण हो, तो किस तरीके का कोऑर्डिनेशन कमिटी की ओर आप, क्या ये फिजिबल है? देखिए, मैं समझता कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और इसको आप इस तरह देखें कि पहले तो है कि पूर्वता देखिए कि कोई अपोजिशन नहीं थी। मतलब अगर भगत सिंह को फांसी लगती है तो बाबा साहब अम्बेडकर भी उन पे एक एडिटोरियल लिखते हैं, जो भी हमें मिला 13 अप्रैल को वो जनता में एडिटोरियल लिखते हैं, और ये समझते हैं कि इन तीनों नौजवानों की बलि जो है वो कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स को खुश करने के लिए मतलब लेबर वालों ने दी है, तो वो समझते हैं उसको। तो दूसरा जो आप मतलब कह रहे हैं कि एक्चुअली जो पूर्वता है, मतलब मैंने क्योंकि पूरा बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा, गांधी को मैं लगातार पढ़ता हूँ, भगत सिंह को पढ़ा, और कंटेम्प्रेरिज्म में देखता हूँ कि जहाँ एक कमजोर हो रहा है वहां दूसरा उसकी जगह आ रहा है। अभी एक प्रश्न मैं यहाँ देख रहा था आपके मतलब यूट्यूब पे है, मतलब इस पे फेसबुक पे है, कि बहुत लोगों को ये भ्रम था कि अगर अंग्रेज रह जाते, और यही डिबेट जो है आपकी पूना पैक्ट के पहले हुई, कि क्या अंग्रेज जो है हमारे समाज में मतलब कोई बदलाव चाहते हैं, समाज से उनको ले मिलना है। और ये जो गलतफहमी है, और इसी तरह कई दफा भगत सिंह को और अम्बेडकर जी को हम मुकाबल देख लेते हैं, हालांकि भगत सिंह का एक ही आर्टिकल, बल्कि क्योंकि उन्होंने कोई बात अधूरी नहीं छोड़ी, अछूत का प्रश्न पढ़ लें तो वो आपको वही लगेगा कि जो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं वही भगत सिंह कह रहे हैं।
जैसे उन्होंने कहा कि आपके हक को अगर किसी ने पहरा देना है तो वो आपके रिप्रेजेंटेटिव ही होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आपके रिप्रेजेंटेटिव रह जाएंगे? कहते ये नौकरशाही इतनी शैतान है कि ये आपके मतलब उन लोगों को अपने साथ मतलब ऑब्जर्व कर लेगी। तो बाबा साहब का भी यही है। और ये दूसरा जो है कि यहाँ पर आपको पता है कि सामाजिक प्रक्रिया में, और भगत सिंह नौजवान भारत सभा बनाने के वक्त वो कहते हैं कि ये जब तक नौजवान अपने आप को ये धर्मों के आपसी टकराव में, जात के आपसी टकराव में, पात के आपसी टकराव में से मुक्त नहीं करता, और उसकी मुक्ति का बहुत अच्छा हमारे पंजाब में तो बहुत कॉमन रहा कि आप इकट्ठे बैठ के खाइए। तो आपकी मतलब नौजवानों को उन्होंने लंगर की प्रथा शुरू की, और पहला लंगर जो लाहौर में लगाया नौजवान भारत सभा में, वो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू से उद्घाटन करवाया उसका। तो वो अपने आप में मतलब एक पूरी यूनिटी की और उसको समाज को डिसयूनाइट करने की मतलब एक प्रक्रिया जो है वो लगातार मतलब चलती है। और अब भी जो ये कह रहे हैं कि जो भी और सभी का हालत एक जैसी होने वाली है। जो कल तक जैसे डिमोनेटाइजेशन से हमारी महिलाओं को उनकी सेविंग से खत्म कर दिया, मतलब ये सिंपल नहीं है। अभी लॉकडाउन, जबकि कभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं थी, मतलब लॉकडाउन लगा के जितने मजदूर थे उनको उनकी सेविंग से वंचित कर दिया। मिडिल क्लास को जो नौकरी पेशा लोग हैं, 30,000 करोड़ रुपया मतलब उस नौकरी वालों ने अपने जो सेविंग थी मतलब ईपीएफ सीपीएफ उसमें से निकाल लिया। इसका मतलब कि सबकी हालत एक जैसी होने वाली है, और उसी में हम शायद एक बैठ के सोच सकेंगे कि हम मतलब इस पे क्या करें। तो वो एक समाधान की तरफ हमारी मतलब कदम हो सकते हैं। सर, अब महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षक संघ आपका शुक्रगुजार है कि आपने हमें समय दिया, और साथ ही साथ हमें शपथ लेते हैं महात्मा गांधी की एक कर्मभूमि रही है पूर्वी चंपारण, जॉर्ज ऑरवेल की भी धरती रही है, और तमाम वैसे इंसाफ पसंद लोगों की ये धरती रही है जिन्होंने एक सामूहिक इंक्लूसिव सोसाइटी की बात की, लोकतांत्रिक समाज की बात की। आप हमसे जुड़े, और शिक्षा का क्या महत्व होगा, शिक्षा समाज से कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे हम शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं, कैसे समाज को बेहतर बना सकते हैं, आपने ये बातें रखी। और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि हम अपने जेहन पर, अपने दिमाग पर कभी भी ताला नहीं लगने दें, और जो तार्किकता जो हमारी है, जो संवाद की जो हमारी संस्कृति रही है, डायलॉग्स की जो संस्कृति रही है, लोकतंत्र को मजबूत करने की जो हमारी एक परंपरा रही है, एक संघर्ष हमने जो छेड़ा था, रेजिस्टेंस जो छेड़ा था, जो भगत सिंह का जो सपना रहा है, बिरसा मुंडा का सपना रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर के जो सपने रहे हैं, गांधी के जो सपना रहा है, उस सपना की शपथ हम लेते हैं। और शिक्षक संघ हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि शिक्षा की बेहतरी के लिए हमारा शिक्षक संघ हमेशा आगे आएगा, लोगों को जोड़ेगा, और शिक्षा, समान शिक्षा सबका अधिकार हो, इसकी आवाज जो है हमेशा बनेगा, एक स्तंभ बनेगा। और बिहार जैसे पिछड़े इलाकों में खासकर जो भगत सिंह के जो विचारधारा जो रही है, उस विचारधारा की आड़ में उनकी विचारधारा का शपथ लेते हुए हम आपसे ये वायदा करते हैं कि उनकी विचारधारा को आगे तक ले जाएंगे। और इस गाने के साथ कि मसाले बांध के चलना कि जब तक रात बाकी है, अंधेरा मसाले बांध के चलना कि जब तक रात बाकी है, तो जब तक भी रात बाकी रहेगी तब तक जो है हम संघर्ष छेड़ने का जो है हम एक वायदा करते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं। और उसी प्रॉमिस के साथ फिर से एक बार जो है हम अपने अध्यक्ष प्रमोद मीना सर के पास आते हैं, और उनसे एक गुजारिश करते हैं कि बहुत कम शब्दों में वो धन्यवाद ज्ञापन करें, और शिक्षक संघ का जो ये आयोजन है, वो आयोजन को हम इस वायदे के साथ कि आयोजन और भी जो है दूसरे साथियों के साथ हमारा संवाद होगा, और बेहतर समाज और बेहतर शिक्षा
का जो हमारा जो वायदा है, जो हमारा जो सपना है, उस सपना की ओर कोई हम ठोस से ठोस कदम उठाएँगे। प्रोफेसर प्रमोद मीना। सर का मैं आभार व्यक्त करता हूँ शिक्षक संघ की तरफ से कि उन्होंने हमें इतना समय दिया और इतने व्यापक परिप्रेक्ष्य में नई शिक्षा नीति के ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश की, और न सिर्फ नई शिक्षा नीति पर बल्कि आज के समय के जो दूसरे सवाल है, चाहे वो गिरती हुई अर्थव्यवस्था की स्थिति हो या कोरोना महामारी के दौर में बेरोजगार होते हुए मजदूरों की समस्या हो, घर की स्त्रियों की समस्या हो, तमाम चीजों के ऊपर उन्होंने अपनी राय रखी और आपस में इन चीजों को कोरिलेट करने की कोशिश की। नई शिक्षा नीति के मूल में किस तरह से वर्ल्ड बैंक है या अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसको समझाने का प्रयास किया, जिसको छिपाने की कोशिश जो है नई शिक्षा नीति का जो मसौदा बनाने वाले लोग हैं, जो उसके ऊपर बात नहीं करते, उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। और आशा है कि आगे भी जब भी सर को मौका मिलेगा और हम सर से अनुरोध करेंगे तो हमें निराश नहीं करेंगे सर, और किसी दूसरे मुद्दे के ऊपर फिर प्रयास रहेगा सर से बात करने का। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सर को धन्यवाद, और उन श्रोताओं को भी धन्यवाद, और फेसबुक वगैरह पे जो लोग जुड़ रहे हैं या आगे इस व्याख्यान को देखेंगे कि सवाल आप जरूर उठाइए, और सर के ही शब्दों में कि अगर आप सही ढंग से सवाल उठाना हम सीख लेते हैं, बाजी सवालों को हम उठाना सीख लेते हैं, तो निश्चित रूप से एक दबाव का काम वो सवाल करते हैं, और इस नई शिक्षा नीति में अगर कुछ बेहतर है तो उसको किस तरह से हम ले सकते हैं और सरकार के ऊपर हम दबाव बना सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं वह करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो दिखावे के लिए ही आप कह रहे हों। और एक वैकल्पिक शिक्षा का मॉडल हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं, उस दिशा में हम सबको कार्य करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ की तरफ से